बिना किसी को बताए मैं गायब हो गया। पहले किसी ने नोटिस नहीं किया, सबको लगा बस रूट कर गया हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना बीत गया। मैं अभी तक नहीं लौटा। मूल रूप से मेरा प्लान था कि चुपचाप अपनी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन तभी स्कूल से एक टीचर का कॉल आया। चू फैमिली को अचानक एहसास हुआ कि मैं बहुत दिनों से घर नहीं आया। पिताजी चू गुओ होंग ने गुस्से से कहा, मैंने बस केक नहीं खरीदा, इतनी सी बात पर घर छोड़ देता है। क्या खुद केक नहीं खरीद सकता? क्या इन सालों में अलाउंस में कमी रखी है? माँ लियू रू ने आह भरी। ये बच्चा सच में बहुत नासमझ है। घर से पैसे लेता है लेकिन खर्च करना नहीं जानता। फिर लियू रू ने चू गुओ होंग से पूछा, तुम उसे हर महीने कितना अलाउंस देते हो? मैं भी उससे पूछना चाहती थी कि खुद केक क्यों नहीं खरीद लेता। चू गुओ होंग थोड़ा कंफ्यूज हुए। वो इतना नासमझ है, मैं उसे अलाउंस कैसे देता? वैसे भी तुम जो देती हो वो काफी होना चाहिए। लियू रू सन्न हो गई। मैं भी नहीं देती थी। बात पूरी होते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक साथ पूछा, हम दोनों में से किसी ने भी अलाउंस नहीं दिया? दोनों को यकीन नहीं आ रहा था। चू फई को वो हर महीने हजारों देते थे। तीनों बड़ी बहनें भी कभी कभी देती थीं। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लगता है मुझे कभी कुछ नहीं दिया। पिताजी चू गुओ होंग ने नैनी को बुलाया। पूछा, चू वेन का कमरा कहाँ है? नैनी थोड़ी हैरान हुई। इस पूरी फैमिली को अपने सगे बेटे का कमरा तक नहीं पता था। लेकिन चू फैमिली की नैनी थी, बेकार सवाल पूछना उसे नहीं आता था। उसने सम्मान से रास्ता दिखाया। साहिब, मैडम, तीनों यंग मिसेज मेरे पीछे आइए। नैनी कमरों के बीच से घूमती घुमाती चली गई। आखिरकार एक कोने में एक छोटे से स्टोरेज रूम के सामने रुकी। साहिब, मैडम, तीनों यंग मिसेज, ये यंग मास्टर चू वेन का कमरा है। सबकी हैरान नजरों के बीच नैनी ने दरवाजा खोला। वो बेहद छोटा कमरा सामने आ गया। सब उस दयनीय छोटे कमरे को देखकर सन्न रह गए। दरवाजे पर 3 शब्द लिखे थे, स्टोरेज रूम। चू वेन, वो यहाँ क्यों है? लियू रू ने अविश्वास से कहा। चू गुओ होंग की भौएं गहरी हो गईं। नैनी से नाखुशी से पूछा, ये क्या है? चू वेन स्टोरेज रूम में क्यों है? नैनी ने मन में आह भरी, फिर सच बता दिया। साहिब, यंग मास्टर चू वेन जब 8 साल के थे तब इस स्टोरेज रूम में आ गए थे। तब से 8 साल से यहीं रह रहे हैं। सच कहूं तो ये छोटा स्टोरेज रूम नैनी के कमरे से भी छोटा है। अंदर का सामान बेहद कम है। एक अमीर घर का असली यंग मास्टर इतने छोटे कमरे में रहता है, जबकि गोद लिया हुआ यंग मास्टर उनके बड़े कमरे में रहता है, उनका पैसा खर्च करता है, पूरे परिवार का प्यार पाता है। नैनी को भी उसके लिए दुख था। लेकिन मेरा दर्जा छोटा है। साहिब और मैडम की आंखें बंद थीं, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लियू रू और चू गुओ होंग ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। याद आया उस साल जब वो 8 साल के थे। चू फई को गोद लिया था। चू फई को चू वैन का बड़ा कमरा पसंद आया। उन्होंने सोचा था कि उसके लिए एक और बड़ा कमरा बना देंगे, लेकिन वो बार बार गलतियां करता था तो उसे सजा देने के लिए ये मामला टाल दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये टालना पूरे 8 साल के लिए हो जाएगा। लियू रू और चू गुओ होंग की आंखों में गिल्ट की एक लहर आई। मैं उनका सगा बेटा था, फिर भी चू फैमिली के घर में 8 साल स्टोरेज रूम में रहा। आखिरकार उन्होंने मेरे साथ गलत किया था। वो एक एक करके कमरे में घुसे। कमरे के अंदर सब कुछ उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। बेहद छोटा कमरा, एक छोटे बिस्तर के अलावा एक साधारण वार्डरोब, एक छोटी मेज और एक छोटा स्टूल। बिस्तर पर कंबल भी बहुत पतला था। समझ नहीं आता इसमें सर्दी कैसे काटी। 5 लोग खड़े हुए तो कमरा बेतहाशा तंग हो गया। ये देखकर तीनों बहनें भी सच में चौंक गईं। उनके अपने कमरे और चू फई का कमरा बहुत बड़े थे। रोशनी भी अच्छी थी, सजावट टॉप डिजाइनर ने की थी। चू फैमिली के बच्चे होकर वो कल्पना भी नहीं कर सकती थीं कि मैं इतने तंग और उदास स्टोरेज रूम में रहता था। मेज पर एक बैंक कार्ड रखी थी। लियू रू ने एक नज़र में पहचान लिया। ये तो बचपन में उसने बर्थडे गिफ्ट में दी थी। इसे भी साथ नहीं ले गया। बैंक कार्ड भी नहीं ले गया। क्या चू वैन बाहर भूखा मरने की सोच रहा है? चू शस्ता ने झुंझला कर कहा, कार्ड को फोन से लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये कार्ड माँ के नाम पर है। सबके पास एक एक थी। कार्ड घर पर छोड़ गया, क्या उसे डर नहीं था कि माँ फ्रीज कर देगी? लियू रू ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। जल्दी से फोन खोलकर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने लगी। बाकी चू फैमिली को लियू रू का इरादा समझ आ गया। सब झुककर देखने लगे। फोन खोलते ही लियू रू ने वो अकाउंट एक्सेस किया जो 8 साल से नहीं खोला था। फोन स्क्रीन पर जो दिखा उससे सब बिल्कुल सन्न रह गए। इस अकाउंट में 2 लाख जो लियू रू ने ट्रांसफर किए थे, उसके अलावा कुछ नहीं था, खाली। 8 सालों में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं। इस कार्ड पर आखिरी ट्रांजैक्शन 6 साल पहले था। आखिरी डिपॉजिट 8 साल पहले। मतलब 6 साल पहले से, जब मैं 10 साल का था, इस कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। चू गुओ होंग की आवाज थोड़ी भारी हो गई। तुम लोगों में से किसी ने चू वैन को आखिर बार कैश कब दिया? कमरे में पूरी खामोशी छा गई। बहुत देर बाद लियू रू ने जवाब दिया कि 8 साल पहले। तीनों चू बहनें भी हैरान थीं, एक साथ बोली, हमने भी। तो इतने सालों से वो कैसे जी रहा था? चू जुनलान ने अविश्वास में बड़बड़ाई। उसी पल बगल खड़ी नैनी से और नहीं रहा गया। चू फैमिली में 20 साल से नैनी थी, बड़ी यंग मिस के जन्म से पहले से। उसने कहा, साहिब, मैडम, जब से आप लोगों ने यंग मास्टर को गोद लिया, यंग मास्टर चू वैन अक्सर स्टोरेज रूम में बंद रहते थे। अक्सर आपको गुस्सा दिलाते थे। खाना भी पूरा नहीं मिलता था। शुरू के 2 साल जब भूख लगी तो यंग मास्टर चू वैन किसी तरह मैनेज कर लेते थे। बाहर से ब्रेड खरीद लेते थे। बाद में उनके पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन भूखे रहे। एक दिन मैं सब्जी लेने बाहर निकली तो देखा वो बाहर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहे हैं। क्या बर्तन धोना? लियूरू ने अविश्वास से चिल्लाई। नैनी ने सिर हिलाया। उस वक्त यंग मास्टर चू वैन छोटे थे, ज्यादा नहीं कमाते थे। मैं अक्सर चुपके से उन्हें ब्रेड दे देती थी। बाद में जब बड़े हुए तो खुद कमाकर ब्रेड खरीदने लगे।
पूरी फैमिली सन्न रह गई। सच था, जब भी मैं घर पर होता हमेशा किसी न किसी तरह मुसीबत खड़ी करता। हर बार बस जो खाना सामने होता वही ले सकता था। हर बार डांट पड़ती या मार पड़ती तो सच में खाना ठीक से नहीं मिल पाता था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भूख से तंग होकर मुझे बाहर काम पर जाना पड़ा। 10 साल, बस 10 साल की उम्र में बाहर जाकर बर्तन धोए, और ये पार्ट टाइम जॉब 6 साल तक चली। चू गुओ होंग ने गुस्से से कहा, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? उनके गुस्से से नैनी घबरा गई। साहिब, जब मैंने उन्हें देखा तो यंग मास्टर चू वेन ने भी मुझे देख लिया। उन्होंने विनती की कि आपको मत बताइए। लियू रू चुपचाप रो रही थीं। बेचारा बेटा, एक 10 साल का बच्चा इतना छोटा बाहर जाकर दूसरों के बर्तन धोता है, थोड़े पैसे कमाता है, ब्रेड खरीदता है। वो चू फैमिली का बच्चा है, जन्म से लाड़ में पला चू फैमिली का यंग मास्टर इतनी तकलीफ कैसे झेली? तीनों बेटियां बचपन से बड़े होने तक कभी खुद एक बाउल नूडल्स तक नहीं बनाई। दूसरों के बर्तन धोकर जिंदगी चलाने की तो बात ही दूर। लियू रू को मेरे खुरदरे गट्ठर भरे हाथ याद आए। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। दर्द असहनीय था। चू गुओ होंग वहीं ठगे से रह गए, बड़बड़ाए। याद आया, कुछ साल पहले एक होटल ओनर ने बताया था कि उनके किचन में बर्तन धोने वाला एक लड़का चू वेन जैसा दिखता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं था कि वो सच में बाहर काम पर जाता होगा। सच में मैंने उस पल जाकर चू गुओ होंग ने पहली बार सच माना कि चू फैमिली में मैं ठीक से नहीं जी रहा था। पछतावे से भर गए। काश उस वक्त जाकर देख लेते तो इतने सालों की तकलीफ न झेलनी पड़ती। लियूरू ने रोते हुए कहा, सब हमारी गलती है। उसके साथ बहुत सख्ती की, बहुत कम प्यार दिया, बहुत कम, इसीलिए वो हमें बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। चू जुनलान ने आह भरी। एक बार गलती से उसने मेरे खुरदरे हाथ देख लिए थे। उस वक्त शक हुआ था, लेकिन उसे मेरे साथ ठंडे रहने की आदत थी तो पूछा नहीं। आज सुना कि सच में उसे तंग किया गया और चोट भी आई। अब जाने वो कैसा होगा। उस छोटे स्टोरेज रूम में माहौल बेहद घुटन भरा था। चू रूहान सोच में डूबी थी, कुछ बोली नहीं। चू शस्तिया थोड़ी इमोशनली टच थी, लेकिन अभी भी मुझे हल्के में देख रही थी। शायद ये उसकी सेल्फ पिटी की चाल हो। दरवाजे के बाहर एक ब्लाइंड स्पॉट में, जहां कोई उसे नहीं देख सकता था, चू फई का पूरा जिस्म अकड़ गया। मुट्ठियां कसकर भिज गई थीं। उस कमीने को उम्मीद थी कि उसे भगाने के बाद ये घर सच में उसका हो जाएगा। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार गया, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसके जाने से सब उसकी परवाह करने लगेंगे। चू फई ने गहरी सांस ली, मन का गुस्सा और जलन दबाई। नाटक किया जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। कोने से निकलकर सबके सामने आ गया। डैड, मॉम, आप आ गए। आवाज कमजोर और लड़खड़ाती थी। वो दरवाजे के फ्रेम से टिका जैसे अभी गिर जाएगा। चू फई, लियूरू ने आवाज लगाई। आगे दौड़कर उसे संभाला, नरमी से पूछा, तबीयत फिर ठीक नहीं है? चू फई ने सीने पर हाथ रखा और कमजोरी से सिर हिलाया। ठीक हो, थोड़ा आराम करने से हो जाएगा। चू फई का चेहरा गुलाबी था, कमजोरी का कोई निशान नहीं था, लेकिन ये घटिया एक्टिंग चू फैमिली को बेवकूफ बनाने के लिए काफी थी। कमजोरी का नाटक करते हुए पूछना नहीं भूला, भाई चू विन कैसे हैं? ठीक है? चू फई की आवाज सुनकर लियूरू का रोना रुक गया। वो चू फई के पास गई, एक पल हिचकिचाई, फिर भी पूछ लिया, चू फई, सच बताओ, तुम हमेशा लोगों को चू वेन को मरवाने क्यों भेजते हो? ये शब्द सुनते ही तीनों बहनें चौंक गईं। उन्हें पता था चू वेन को मारा गया और चोट आई है, लेकिन चू फई ने लोगों को भेजकर मरवाया, ये कैसे हो सकता है? चू फई के लटके हुए हाथों की मुट्ठियां अचानक भिंज गईं। जल्दी से इमोशन संभाले, बेगुनाही से रुआ से होकर बोला, मॉम, ये क्या कह रही हैं? भाई चू वेन तो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें मरवाने क्यों भेजूंगा? बोलते बोलते आंखें झट से भर आईं। आंसू गिरने ही वाले थे, जैसे बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। लेकिन इस बार लियू रू और चू गुओ होंग पहले की तरह फौरन उसे दिलासा देने नहीं आए। हाथों की हरकत रुक गई। लेकिन हमने सर्वेलेंस फुटेज देखी, तुम ही थे जो ग्रुप को चू वेन को मारने ले गए। लियू रू की भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। चू फई की मुट्ठियां और कस गईं। सर्वेलेंस फुटेज फुटेज था। वो हमेशा मुझे उन जगहों पर मारता था जहां कैमराज नहीं होते। बाथरूम्स, अंधेरी गलियां, फुटेज कैसे हो सकती है? उसने ध्यान से याद किया कि जहां जहां चू वैन को तंग किया था, कुछ बार हॉलवे में हुआ था। लापरवाही हो गई। चूफे कुछ बोलने से पहले ही चूशी युए जल्दी से बोल पड़ी, डैड, मॉम, आजकल वीडियोस नकली भी बनाई जाती हैं। कैसे पता कि जो सर्वेलेंस वीडियो देखी वो असली है? चू रोहाना चूशी युए से थोड़ी शांत थी। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, डैड, मॉम, ये फुटेज कहाँ देखी? कहीं चूवन ने कोई चाल तो नहीं चली? बात अधूरी थी, लेकिन सबको मतलब समझ आ गया। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि चूफे ने खुद से चूवन को तंग किया हो। चूफे इतना आज्ञाकारी और नर्म है, वो खुद से किसी को कैसे परेशान करेगा? उल्टा चूवन है जो बाहर गुंडों के साथ घूमता है, रोज मारपीट करता है। बदमाश तो वो ज्यादा लगता है। लेकिन चूग वो होंग ने उनकी सोच एक झटके में तोड़ दी। हमने पुलिस स्टेशन में देखी, डायरेक्टर यांग ने खुद दिखाई। डायरेक्टर यांग, ये नाम सुनते ही चू जुन लान की भौहें तुरंत चढ़ गईं। अगर उन्होंने खुद दिखाई तो चूफे, क्या ये सच हो सकता है? चूजुन लान तीनों बहनों में सबसे शांत थे। वो हमेशा चुपचाप चूफे को ऑब्जर्व करती रहती थी। चूफे की असामान्यता हालांकि बहुत साफ नहीं थी, लेकिन चूजुन लान की नज़र से बच नहीं पाई। चूफे की आंखों में एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन वो एक पक्का एक्टर था, तुरंत इमोशन संभाल लिए। आंखों में भरे आंसू गालों पर बह निकले। सबको अविश्वास भरी नजरों से देखा। आवाज भर आई, डैड, मॉम, बड़ी बहन, दूसरी बहन, तीसरी बहन, तुम सब तुम सब मुझ पर यकीन नहीं करते? ये देखकर चू गुओ होंग और लियू रू का दिल तुरंत पिघलने लगा। लियू रू ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे।
चूफे, मॉम को तुम पर यकीन नहीं है ऐसा नहीं है। मुझे पता है जरूर कोई वजह होगी, बस बताओ क्या हुआ था। चूग वो होंग की आंखों में भी नरमी साफ दिखी। बस चूजुन लान रोते बिलखते चूफे को देखकर हल्की सी भौं चढ़ाई बैठी रही। 3 दिन बाद चूफे 16 साल का होगा। वो अब एक जवान लड़का था। चूवन 10 साल की उम्र से खुद कमाने लगा था। डैड ने कितना डांटा कितना मारा, लेकिन उसे एक बार भी रोते नहीं देखा। चूफे जरा सी बात पर रो देता था। पहली बार चूजुन लान ने चूफे के आंसू देखे और तुरंत दिलासा देने की इच्छा नहीं हुई, बल्कि थोड़ी घिन आई। चूशी युए ने झुंझला कर कहा, और क्या वजह होगी? चूवन स्कूल में रोज मारपीट करता है, जरूर स्कूल में चूफे को भी तंग करता होगा। चूफे ने बस पलटवार किया। ये सुनते ही सब तन गए। ल्यूरू ने चूफे को ऊपर नीचे देखा। चूफे, उसने तुम्हें तंग किया? ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? चू फैमिली में सब तनाव में थे। बस चूजुन लान की आंखों में एक हल्का सा शक था। डायरेक्टर यांग ने जो सर्वेलेंस फुटेज दिखाई वो कहानी का एक हिस्सा था। जो नहीं दिखा वहां क्या हुआ था कौन जानता है। चूफे की झुकी आंखों में एक पल के लिए जीत की चमक आई। उसे खुद कोई बहाना भी नहीं बनाना पड़ा। उसने होठ दबाए, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जैसे सब कुछ कह दिया। एक नजर और क्या समझाना। चूवन की हिम्मत की चूफे को स्कूल में तंग करे। तंग करने के बाद पलटकर इल्जाम लगाए। चूफे को पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी, जेल भिजवाना चाहता था। अच्छा हुआ चूफे अभी 16 साल का नहीं हुआ, वरना उसकी चाल में फंस जाता। और उन्हें उसके लिए तरस आ रहा था। चूग वो होंग और ल्यूरू तुरंत पछताने लगे। अच्छा हुआ चूफे ने पलटवार किया, वरना चूवन उसे न जाने किस हाल में छोड़ता। नैनी ये सीन देखकर निरुत्तर हो गए। जहां तक उसे पता था, यंग मास्टर चूवन के शरीर पर काफी चोटें थी। और ये छोटा यंग मास्टर बचपन से अब तक जरा सी खरोच पर भी मैडम के पास दौड़ा आता था। अगर सच में चूवन ने उसे तंग किया होता तो वो कैसे बर्दाश्त कर लेता। तंग हुआ होता तो बहुत पहले सबको बता देता। बस इस घर में सही गलत की कोई समझ नहीं, इसीलिए उसने इतनी आसानी से इन्हें बेवकूफ बनाया। अगले दिन मैं बहुत जल्दी उठा। आज खास दिन था। मैंने पहले कभी लॉटरी टिकट नहीं खरीदी थी। आज पास से गुजरते हुए एक लॉटरी स्टैंड की विनिंग इन्फॉर्मेशन ने मेरा ध्यान खींचा। जितनी रकम थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरे लिए जो हमेशा भूखा रहता था, ये सच में बहुत आकर्षक था। तारीफ से भरकर मैंने वो विनिंग नंबर याद कर लिया। जल्दी से मुंह धोया, रास्ते से एक स्टीम्ड बन खरीदा और सीधे लॉटरी स्टैंड पर पहुंचा। अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, बस $2 थे। अभी सबसे जरूरी काम यही था। हाँफते हुए काउंटर पर पहुंचा, अपने आखिरी $2 ओनर को दिए, याद से नंबर सुनाए। ओनर एक मिडिल एज्ड आदमी था। $2 को देखा, फिर मेरे पुराने कपड़ों को देखा, मन में आ भरी। गरीब बच्चा मेहनत से पढ़ाई करने की बजाय लॉटरी में पैसे बर्बाद कर रहा है। लॉटरी स्टैंड के बाहर राहगीरों ने मेरा पीला और दुबला पतला चेहरा देखा, सिर हिलाकर आह भरी। ये बच्चा पहले से इतना गरीब है, फिर भी घर की मेहनत की कमाई लॉटरी में लगा रहा है। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया, टिकट ली और चुपचाप लंबे इंतजार में बैठ गया। वक्त सेकंड सेकंड मिनट मिनट गुजरने लगा। दिल अभी भी बहुत नर्वस था। ड्रॉ में 1 मिनट बाकी था। लॉटरी स्टैंड का माहौल तनावपूर्ण हो गया। टिकट खरीदने वाले अपनी टिकट्स कसकर थामे नंबर्स बड़बड़ाते रहे। आखिरकार ड्रॉ का वक्त आया। मैं नर्वसली स्क्रीन देख रहा था कि अचानक फोन बजा। निकाल कर देखा, फिर से चूजुन लान। जरूर चूफे में घर पर कुछ और कहा होगा, इसीलिए इतनी सुबह डांटने के लिए कॉल कर रही है। उस पर ब्रथ बर्बाद नहीं करनी थी। बिना हिचकिचाए कॉल काट दी। उधर चूजुन लान हाथ में फोन देखती रह गई। मैंने उसकी कॉल काट दी। पहले जब भी वो डांटने के लिए कॉल करती, मैं चुपचाप सुनता था, खुद से कभी कॉल नहीं काटता था। चूजुन लान के मन में अनजाने में एक हल्का गुस्सा उठा। बंद डॉमेट्री का दरवाजा देखकर भौएं गहरी हो गईं। कल देर हो गई थी, इसीलिए आज सुबह ही स्कूल आ गई मुझे ढूंढने। खास तौर पर मेरे डॉम की लोकेशन पूछी थी। मुझसे मिलना था, जानना था क्या हुआ। आखिर झुंझलाहट में चूजुन लान का नंबर ब्लॉक कर दिया। स्क्रीन पर एक एक करके नंबर्स आने लगे। कब से मेरी हथेलियां पसीने से भीगी थी पता नहीं। पहला नंबर मैच, दूसरा नंबर मैच, तीसरा भी मैच, ये भी मैच। आखिरकार सभी नंबर्स आ गए। मैंने राहत की सांस ली। लॉटरी शॉप में आहें और गालियां भर गईं, लेकिन मेरा मूड बहुत अच्छा था। रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन काफी थी। खुशी से टिकट लेकर काउंटर पर वापस आया। ओनर, प्राइस रिडीम करवानी है। मेरे शब्द लॉटरी शॉप में बिजली की तरह गिरे। सब भीड़ गए। जीत गया, सच में जीत गया। और रकम भी कम नहीं, पूरे 10,000 युआन। एक 30 साल का मैला कुचैला सा आदमी आगे आया, मुझे ऊपर नीचे देखकर बोला, यंग मैन, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पहली बार लॉटरी खरीदी? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया। मेरे हाँ सुनते ही उसके मुंह के कोने अनजाने में मुस्कुरा उठे। कुछ कदम पास आया। पहली बार में इतना बड़ा प्राइज, कोई राज है बताओ? उसके शब्दों में साफ खतरा और मजाक था। लॉटरी शॉप वाले के पैसे गिनते हाथ रुक गए। पलटकर मुझसे पूछा, 10,000 युआन यहीं रिडीम कर सकता हूँ, बैंक कार्ड है, ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया, सिर हिलाकर सच बता दिया कि कार्ड नहीं है। तो किसी फैमिली मेंबर के कार्ड पर ट्रांसफर करूं? लॉटरी शॉप वाले ने उस आदमी को देखकर फिर पूछा। ये आदमी हमेशा से चोर था। पहले भी जब कोई प्राइज जीतता, अगर वो अकेला हो और कमजोर लगे, उसे लूट लेता था। जेल भी काट चुका था, सच्चा गुंडा था। सामने ये किशोर इतना पतला और कमजोर, 10,000 युआन कैश लेकर चलना बिल्कुल सेफ नहीं। मेरी शॉप से निकलने से पहले ही उस पर नजर लग गई है। मैंने उस आदमी को देखा, ओनर का नेक इरादा समझा, लेकिन फैमिली के कार्ड पर ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगी। कैश दे दो। मेरे शब्दों से ओनर बेचैन हो गया। ये स्टूडेंट एक नज़र में समझ आता है कि दुनियादारी नहीं जानता। पहले से निशाना लग चुका है और जरा भी नर्वस नहीं। पैसे लुटें तो छोटी बात है, बस इंसान की सलामती की फिक्र है। ओनर के पास कोई चारा नहीं था। 10,000 युआन गिनकर मुझे दिए, कंधे थपथपाते हुए गंभीरता से बोला,
यंग मैन, जल्दी घर जाओ। मेरे निकलने के थोड़ी देर बाद ही वो आदमी भी पीछे चल दिया। लॉटरी शॉप वाले ने जल्दी से आवाज़ दी, ठहरो। ओनर ने एक पल सोचा और कहा, वो बस एक बच्चा है। तो क्या हुआ, बच्चा है तो मुझे क्या फ़र्क। आदमी ने एक वाक्य थूका और बिना पलटे चला गया। पैसे मिलते ही सीधे बैंक की तरफ चला। 16 साल का हो गया हूँ, खुद बैंक कार्ड बनवा सकता हूँ। एक सुनसान गली तक पहुंचा था कि लॉटरी शॉप का वो गुंडा ली अचानक सामने आ गया। हाथ में एक डंडा था। शैतानी मुस्कान के साथ धीरे धीरे पास आया। बच्चे, क्या इत्तेफाक, यहाँ मिल गए, क्या चाहते हो। मैंने भौं चढ़ाई। चुपचाप पैसे दे दो तो मारूंगा नहीं। क्या। मैंने सतर्कता से उसे देखा और तुरंत समझ गया, ये लूटना चाहता है। जेल जाने का डर नहीं। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई हथियार ढूंढने की कोशिश की। पता नहीं ये गुंडा कितना ताकतवर है। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती। इसके हाथ में डंडा है, सावधानी जरूरी है। गुंडे ने हिकारत से कहा, जेल पहले भी जा चुका हूं तो क्या। मैं अचानक चालाकी से मुस्कुराया। मेरे हाथ में अचानक एक डंडा आ गया। पैरों की उंगलियों पर जोर देकर अचानक गुंडे की तरफ दौड़ा। गुंडे को उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद आगे बढ़ूंगा। वो सकते में था, तभी मेरे डंडे की जोरदार चोट पड़ी। गुंडा दर्द से चीखा और जल्दी से संभला। अपना डंडा थामकर पलटवार करने लगा। शायद सालों सड़क पर रहने की वजह से असली लड़ाई में तराशा हुआ था। मैंने चू फैमिली के लिए ट्रेनिंग की थी, लेकिन ये 16 साल का जिस्म बहुत कुपोषित था। स्टैमिना गुंडे से बहुत कम थी। थोड़ी देर के लिए दोनों बराबर थे। मन में बेचैनी आई। इसके साथ लंबे समय तक खींचने जितना स्टैमिना नहीं है। जल्दी जीतना होगा। लड़ते लड़ते अचानक दीवार के पास एक पतली इलेक्ट्रिक वायर दिखी। दिल कड़ा किया। सही मौका देखकर बाएं पांव से वायर पर कदम रखा। दाहिने हाथ से एक झटके से खींचा। वायर मेरी खिंचाई से टूट गई। बिना एक पल सोचे टूटे सिरे को सीधे गुंडे के ऊपर दबाया। साथ ही खुद तेजी से पीछे हट गया। गुंडे से दूरी बनाई। गुंडे के हाथ में डंडा अभी भी ऊंचा उठा था, मेरे सिर पर मारने वाला था। अचानक उसके जिस्म में बिजली का करंट दौड़ा। गुंडे को बस इतना महसूस हुआ कि जिस्म सुन्न हो गया। गाली देने से पहले ही आंखें पथरा गईं। जिस्म धड़ाम से गिर पड़ा। मैंने तुरंत वायर हटाकर एक तरफ फेंक दिया। धड़ाम से जमीन पर बैठ के हाँफने लगा। इस बार गुंडे को सच में बुरा झटका लगा था। अगर वायर का वोल्टेज कम ना होता और झटका इतने कम वक्त के लिए ना होता तो इसकी जान भी जा सकती थी। सांस सामान्य होते ही तुरंत पुलिस को कॉल किया। जेब टटोली, पैसे अभी भी वहीं थे। संयोग से इस बार लीड ऑफिसर वही थे जो पहले भी आए थे। ऑफिसर ने कार से उतरकर मुझे दीवार से टिके देखा। भौहें चढ़ाई। फिर तुम। मैंने कमजोर मुस्कान दी। हाँ, क्या इत्तेफाक है, मैंने ही कॉल किया। उसने मुझे लूटने की कोशिश की। बाकी ऑफिसर्स ने जल्दी से उस गुंडे को दबोच लिया जो अभी अभी होश में आकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा देखते ही ऑफिसर समझ गए, ये एक बार जेल हो चुका रिपीट ऑफेंडर है। अभी अभी बाहर आया और फिर वही काम। मुझे उठाने में मदद करते ऑफिसर की आंखों में हल्की सहानुभूति आई। ये बच्चा सच में बदकिस्मत है। कल बर्थडे पर तंग किया गया, आज लूटने की कोशिश। गुंडे और मुझे दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जख्मों पर पट्टी बंधी, जरूरी बयान दर्ज हुए, फिर मैं निकल आया। बाकी की कार्रवाई प्रोसीजर पूरा होने के बाद तय होगी। बयान के बाद स्टेशन पर रुकने की जरूरत नहीं थी। मेरे बदन पर बंधी पट्टियां देखकर लीड ऑफिसर ने पूछा, कहाँ जाना है, छोड़ दें। आमतौर पर उसकी उम्र के लड़के इतना कुछ झेलने के बाद और इतनी तकलीफ में टूट जाते, लेकिन इस तरह शांति से हैंडल करना, बिना हंगामे के, इतनी साफ आंखों से, ये पहली बार था। लीड ऑफिसर के मन में अनजाने में मेरी अच्छी इमेज बन गई। मैंने सिर हिलाया। तो बहुत शुक्रिया। पुलिस एस्कॉर्ट तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। चूगवान। मैंने धीरे से नाम मुंह से निकाला। मन में हैरानी हुई। ये एक सीधे और काबिल इंसान है। कुछ ही सालों में एक आम पुलिस ऑफिसर से नैनचैंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर बन गए। पूरे रास्ते दोनों बातें करते रहे। जितना ऑफिसर से बोला उतना ही उन्हें लगा ये बच्चा वाकई पसंद आ रहा है। बैंक के बाद सीधे डिजिटल सिटी गया। ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। पिछली जिंदगी में जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता था वही खरीदा। सीधे डॉम वापस आ गया। कंप्यूटर ऑन किया, सिक्योरिटीज फर्म में अकाउंट रजिस्टर किया, पिछली जिंदगी की जानी पहचानी वेबसाइट ढूंढी, नया रिलीज स्टॉक देखा, वो स्टॉक जो आने वाले दिनों में तेजी से उछलेगा। अभी ये स्टॉक बिल्कुल साधारण था, कुछ खास नहीं लगता, लेकिन 2 दिन में पूरी तरह बदल जाएगा। कंप्यूटर बंद किया, इत्मीनान से होमवर्क निकाला और करने बैठ गया। चू फे के ग्रेड्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्लास में बस एवरेज कहा जा सकता था। चू फैमिली को बताया था कि खराब सेहत की वजह से ग्रेड्स नहीं सुधर पाते। मेरे ग्रेड्स भी बहुत बढ़िया नहीं थे, लेकिन हर एग्जाम में चू फेई से ज़्यादा ही आते थे। लेकिन जब भी हम दोनों टेस्ट पेपर्स घर लाते, वो सिर्फ चू फेई की तारीफ करते, उसकी मेहनत को तरह तरह से रिवॉर्ड देते। मुझे जिसके क्लियरली ज़्यादा मार्क्स थे, कभी कोई नहीं पूछता था। मैंने बाहें फैलाकर अंगड़ाई ली। बदन के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे, एक हल्का दर्द हुआ। दर्द करते बदन को मला, नहाकर लेट गया और सो गया। अगली सुबह स्पोर्ट्स फील्ड पर खूबसूरत नौजवान फिगर्स 2-2 3-3 की टोलियों में अपनी क्लासरूम्स की तरफ जा रही थीं। बातें करते, हंसते, हाल के दिलचस्प किस्से शेयर करते, उनके तरोताज़ा चेहरों पर कोई ज़्यादा फिक्र नहीं थी। मैं डॉर्मेट्री के कॉरिडोर पर खड़ा ये नज़ारा देखता रहा। पहली बार लगा स्कूल कितनी अच्छी जगह है। एक गहरी सांस ली, क्लासरूम की तरफ चल दिया। क्लासरूम में स्टूडेंट्स बड़े उत्साह से कुछ डिस्कस कर रहे थे। सुना, चू वेन ने फिर पुलिस कॉल की। सुना है लू सिंह और उसके दोस्त अभी भी स्टेशन में हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई, शाओ शाओ के बदले से नहीं डरता। लेकिन सुना तुमने, एक ने रहस्यमय होकर कहा। चारों तरफ देखा। जब यकीन हो गया कि वो नहीं है, तभी आगे बोला,
मैंने सुना चू वैन को वन जिंग ने बचाया। वन जिंग? सब एक साथ सांस रोककर बोले। फिर सब सोच में पड़ गए। कोई वंडर उसने पुलिस कॉल करने की हिम्मत की। जरूर वन जिंग ने कॉल की होगी। मतलब वन जिंग ने यंग मास्टर चू से पंगा ले लिया। सबकी आंखें उत्साह से चमक उठी। यंग मास्टर चू और वन जिंग, स्कूल के दो सबसे अनटचेबल रोग, इतने लंबे वक्त से दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, अब आखिरकार आमना सामना होगा। अभी जल्दी है। पीछे से वनजिंग की नरम आवाज आई। मैं पलटा। अनजाने में मुस्कान आ गई। हे! मुझे ग्रीट करके वो सीधे अपनी क्लासरूम की तरफ निकल गई। वनजिंग और मैं एक ही ग्रेड में थे, बस अलग अलग क्लासेस में। शोरगुल भरा क्लासरूम मेरे आते ही अचानक शांत हो गया। वनजिंग ने अभी हॉल में मुझे ग्रीट किया, ये काफी लोगों ने देखा था। सब और भी यकीन कर बैठे कि मैं जरूर वनजिंग के कोटेल्स पकड़े हों। इस गॉसिप की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लासरूम के दरवाजे पर एक फिगर दिखी। चू फेई ने सामने खड़ी सीधी कमर वाली फिगर को देखा। आंखों में अदम में नफरत भर आई। सब इसी की वजह से हुआ। इसी ने चू फैमिली में मेरा प्यार चुराया। आज सुबह साफ महसूस हुआ कि बड़ी बहन का रवैया पहले जैसा गर्म नहीं है। उसने हल्के से मुंह बिचकाया। सोच रहा था कौन है, निकला तू, कमीने। मैं अपनी सीट की तरफ जा रहा था। चू फे की आवाज़ सुनकर पलटा। ठंडी नज़रों से उसे देखा। मुझे सीधे आंखों में देखते देख उसका गुस्सा तुरंत भड़क गया। चूबेन, 2 दिन नहीं देखा, हिम्मत और बढ़ गई, फिर से पिटाई का मन है। उसके तमतमाए आपे से बाहर चेहरे को देखकर मुझे अचानक थोड़ी हंसी आई। क्या? कोयल जो घोंसला चुरा लेती है, उस दिन मनमानी नहीं हुई, अब कुछ दिन स्टेशन में बिताने का मन है? चूफई तुरंत भड़क उठा। कोयल किसे बोला? उनकी बातचीत सुनकर सब हैरान थे। चू वैन ने आज भालू का दिल और तेंदुए की हिम्मत खाई है। इतने बड़े यंग मास्टर चू से ऐसे बोल रहा है? ये चू फैमिली के यंग मास्टर हैं, इस क्लास में सबसे अमीर। इनके पेरेंट्स तक चू फैमिली के यंग मास्टर को देखकर मुस्कुराकर खुशामद करते हैं, लेकिन मैंने उसे मजे से देखा। एक गोद लिया हुआ बेटा जो ऑर्फेनेज से आया, गंदी चालें चलकर मुझे असली चू फैमिली के यंग मास्टर को बाहर धकेल दिया। अगर तुम घोंसला चुराने वाली कोयल नहीं हो तो क्या हो? कुछ साल चू फैमिली में रहकर सच में समझ लिया कि तुम चू फैमिली के बड़े यंग मास्टर हो। ये शब्द सुनते ही क्लासरूम में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। चू फई की आंखें और फट गईं अविश्वास से। ये क्या कह रहा है? इसकी हिम्मत कैसे? स्कूल में ये बातें कहने की हिम्मत? क्लासमेट्स में हलचल मच गई। मैंने गलत नहीं सुना। उसने कहा चू फई को चू फैमिली ने गोद लिया है और ये चू वैन असली यंग मास्टर है। ये हो नहीं सकता कि कोई अपने असली बच्चे को नजरअंदाज करके गोद लिए हुए बच्चे को तरजीह दे। क्लासरूम में तरह तरह के एक्सप्रेशंस थे। बजिंग डिस्कशन हो रही थी। इसकी संभावना के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं। ज्यादा लोग चिंतित थे। अगर मैं झूठ बोल रहा होता तो मेरी नीयत जाहिर हो जाती। मैं इतना बेवकूफ नहीं लगता। तो मतलब चू फई सच में? इन लोगों ने चू फई की इतने सालों से चाटुकारिता की थी। कईयों ने चू फई को खुश करने के लिए मुझे भी खूब तंग किया था। और अब अगर ये सच है तो अरे बाप रे! सबकी नज़रें चू फई पर एक झटके में बदल गईं। काफ़ी लोगों ने दोनों के बीच के तनावपूर्ण सीन को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन्स निकाल लिए। कईयों ने तो सीधे लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। मुझे इन बोरिंग लोगों पर ध्यान नहीं देना था। मैं सीधे अपनी सीट की तरफ चला। चू फई शुरुआती शौक के बाद अपनी तरफ तने फ़ोन्स देखकर जल्दी से संभला। उसने मुझे हर्ट और अविश्वासी नज़रों से देखा। क्या बक रहे हो गरीब बच्चे? चू फैमिली के यंग मास्टर का नाम लेकर खुद को उनका बेटा बनाना चाहते हो? इस तरह अमीर नहीं बनोगे। ये कहते ही पब्लिक ओपिनियन और गालियों की आंधी तुरंत मेरी तरफ मुड़ गई। हाँ हाँ, लगता है अमीर बनने की धुन में पागल हो गया। यंग मास्टर चू को फंसाने की कोशिश। बहुत जल्दी इंटरनेट पर एक न्यूज़ स्टोरी वायरल हो गई। एक घमंडी स्टूडेंट चू फैमिली के यंग मास्टर को बदनाम करके पैसे ऐंठना चाहता है, साथ में हम दोनों की तस्वीर। नेटिजन्स तुरंत नहीं समझ पाए कि सच कौन बोल रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया कि हंसी आ गई। ये चूफई मुझे तंग करते करते इतना अभ्यस्त हो गया है, सोचता है मैं अभी भी वैसा ही हूँ। बदनाम कर दो, मैं चू फैमिली को नाराज करने के डर से पलटवार नहीं करूंगा। तो क्यों ना पुलिस बुलाएं? पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पता चल जाएगा किस साल किस दिन तुम्हें ऑर्फेनेज से चू फैमिली ने गोद लिया था। चूफई का चेहरा पीला पड़ गया। मुट्ठियां इतनी कसकर भिज गईं कि नकल सफेद हो गईं। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे कुछ भयानक सोचा हो। चूवेन, तो तुमने अपनी वैनिटी के लिए पुलिस को भी ब्राइब कर लिया? कितनी घटिया बात है। ये सुनते ही फिर हंगामा। यकीन नहीं होता चूवेन ऐसा करेगा। सबकी बातें सुनकर चूफई के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने पुलिस को ब्राइब किया। ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चीज़ के लिए। इन बेवकूफ़ क्लासमेट्स ने खुद बाकी बना लिया। ये कहकर वो चू फैमिली को ये सोचने पर मजबूर कर सकता था कि उस दिन जो सर्वेलेंस वीडियोस देखी, शायद उस ऑफिसर ने उन्हें टैंपर किया जिसे मैंने ब्राइब किया। चू फैमिली हमेशा से बहुत ज़्यादा सोचती है। चूफई इसमें माहिर था। खुशी में वो एक खूबसूरत फिगर को नहीं देख पाया जो क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। चू जुनलान ने कल पूरी सुबह डॉर्मेट्री के बाहर इंतजार किया था। मेरा कोई पता नहीं था, फ़ोन अनरीचेबल था। आज जानबूझकर क्लासरूम आई, सच जानना था। जानना था कि क्या चू फेई ने सच में मुझे मारा और पेरेंट्स ने जो सर्वेलेंस वीडियोस देखी वो सच थी या नहीं। क्लासरूम में घुसने से पहले अंदर से बहस की आवाज़ें आईं। इस बार वो चू फेई की मदद के लिए नहीं दौड़ी, बाहर चुपचाप खड़ी रही, उनकी बातचीत सुनती रही। चू जुनलान ने सब कुछ सुन लिया। अविश्वास से आंखें फट गईं। चूफई ये क्या कह रहा था? स्कूल में खुद से चूवैन की चू फैमिली के यंग मास्टर की पहचान नकार रहा था।
हालांकि पेरेंट्स ने पब्लिक में अनाउंस किया था कि चू फेई उनका सगा बेटा है, लेकिन कभी नहीं कहा कि चू वैन उनका बेटा नहीं है। उस वक्त पेरेंट्स ने चू वैन से कहा था कि स्कूल में ये मत बताओ कि तुम चू फैमिली के बेटे हो, चू फेई की रक्षा के लिए। लेकिन ये चू फेई खुद से बाहरी लोगों के सामने चू वैन की चू फैमिली के यंग मास्टर होने की सच्चाई नकार क्यों रहा है? किसने उसे ये हिम्मत दी? चू जुनलान से और बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सीधे क्लासरूम में आ गई। उसके आते ही शोरगुल भरा क्लासरूम पल भर में शांत हो गया। चू फेई को देखते ही दिल एक झटके से कसा। उसने जो अभी कहा वो उसने तो नहीं सुना ना? शायद नहीं। अगर उसने चू वैन के साथ मेरी बहस सुनी होती तो तुरंत दौड़कर मेरी तरफदारी में आ जाती, चू फेई ने मन में सोचा। दिल जो गले तक आ गया था वापस नीचे बैठा। चू जुनलान कुछ बोले उससे पहले चू फेई जल्दी से उसके सामने आ गया, खुशी से चिल्लाया, बड़ी बहन आप यहाँ कैसे? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू फेई के लिए वो खुद स्कूल आएंगी। सबकी हैरान और मंत्रमुग्ध नजरें देखकर चूफेई और भी मगरूर हो गया। जानबूझकर चू जुनलान के और पास आया, प्यार से बोला, बड़ी बहन आप इतनी व्यस्त हैं, मुझसे मिलने का वक्त कहाँ से निकाला? ये कहकर चूफेई ने हिम्मत दिखाते हुए बोला, चिंता मत करो बड़ी बहन, मेरी सेहत अब काफी बेहतर है, मैं ठीक हूँ, बड़ी बहन को मेरी फिक्र नहीं करनी। उसके जाने पहचाने घुले मिले अंदाज को देखकर सबने तारीफ भरी नजरें डाली। साथ ही सबने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई मजेदार शो देख रहे हों। इसने चू फैमिली के यंग मास्टर को फ्रेम किए की हिम्मत की। अब देखो, चू फैमिली की बड़ी यंग मिस खुद आ गई है, अब मुंह की खाएगा। सब मजे लेने वाले एक्सप्रेशन में थे। कुछ ने तो अपनी लाइव स्ट्रीम कैमरा सीधे हम दोनों पर कर दी। मुझे इन बोरिंग लोगों पर ध्यान देना नहीं था। मैं सीधे अपनी सीट पर चला गया, होमवर्क निकाला और उसमें ध्यान लगा लिया। 2 साल बहुत लंबे हैं। जितनी जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊं उतनी जल्दी चू फैमिली से निकलूं। इन लोगों के चेहरे एक पल भी नहीं देखने। चू जूनलान ने भुएं चढ़ाई। चू फेई को एक ठंडी नजर दी। पहले जैसी नहीं जो तुरंत चिंता से चू फेई का हाल पूछती, बिना किसी को पता चले एक कदम पीछे हट गई। चू फेई सबकी खुशामद में डूबा था, उसे चू जूनलान का ये असामान्य रवैया दिखा नहीं। वो एक घमंडी मोर की तरह सबकी तारीफें लेता रहा, कभी कभी विनम्रता का नाटक करते हुए कुछ मॉडेस्ट बातें कह देता। चू जूनलान के वाने की वजह से सबने मेरी बातें एक झटके में भुला दी। दोनों के इर्द गिर्द भीड़ लग गई। हर कोई चू जूनलान की नज़र में आने का मौका ढूंढ रहा था। ये एक दुर्लभ मौका था। अगर चू फैमिली की बड़ी यंग मिस की नज़र में आ जाएं तो घर पर और दोस्तों में रुतबा बढ़ जाएगा। फिर उन्हें भी अपने परिवारों में ज़्यादा अहमियत मिलेगी, फैमिली के रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे। बहुत से अकेले बच्चे नहीं थे, भाई बहनों में कंपटीशन था। जो खानदान को ज्यादा फायदा दे उसका घर में दर्जा ऊंचा। चू फेई ने चू जूनलान की आंखों में बेचैनी साफ दिखी। जल्दी से उसके सामने आ गया। तुम सब क्या कर रहे हो? मेरी बड़ी बहन को मत घेरो। ये देखकर भीड़ को फिर चू फेई की खुशामद करनी पड़ी। उम्मीद थी कि वो उन्हें चू जूनलान के करीब जाने का मौका देगा। यही तो चू फेई चाहता था। लोगों का उसके सामने इस तरह झुकना उसे बेहद पसंद था। शोर और उत्साह के बीच अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर एक और खूबसूरत फिगर दिखी। उसके आते ही पूरा क्लासरूम फट पड़ा। उसके साथ कई स्टूडेंट्स भी थे, या तो तमाशा देखने आए थे या उस खूबसूरत फिगर के पीछे पीछे चले आए थे। टू बिंग यू स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी, वो भी आ गए। वो चू फैमिली के यंग मास्टर की फियांसे भी है, चू फैमिली की एकमात्र होने वाली बहू। चू जूनलान ने ये फुसफुसाहटें सुनी और भौएं सिकुड़ गई। चू फैमिली की एकमात्र बहू, और उन्हें लगता है ये टू बिंग यू चू फे की फियांसे है। टू बिंग यू की सच में चू फैमिली के साथ बचपन की एंगेजमेंट थी। 10 साल से भी ज्यादा पहले चू कॉरपोरेशन एक संकट में पड़ गई थी। उस वक्त टू फैमिली ने आगे बढ़कर मदद की। पिताजी टू फैमिली के इस बड़े एहसान के शुक्रगुजार थे। उन्होंने अपनी प्रॉमिस दी कि उनकी कुछ महीने की बच्ची की शादी अभी पैदा भी ना हुई टू बिंग यू से करेंगे। इन सालों में मेरी घर में कोई कदर नहीं थी। इसका असर टू बिंग यू पर भी पड़ा। इस फियांसे को भी नजरअंदाज किया गया। लेकिन एक बात तय थी, टू बिंग यू की एंगेजमेंट चू वन से थी, चू फेई से नहीं। चू फेई ने सबके हैरान चेहरे देखे और पलटकर डोर पर खड़ी टू बिंग यू को देखा। वो एक हरे कमल की तरह खड़ी थी। उसके चेहरे पर तुरंत चमकीली मुस्कान आ गई। तुम यहाँ कैसे? वो उत्साह से आगे बढ़कर उसका स्वागत करने लगा। टू बिंग यू ने चू फेई की खिली मुस्कान देखी, उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। शर्माकर चू जून लान की तरफ देखा, फिर चू फेई से बोली, सुना था बड़ी बहन यहाँ है तो देखने आई। चू फेई भीड़ से गुजरकर टू बिंग यू का छोटा हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, बिंग यू आओ, बड़ी बहन से मिलवाता हूँ। उनके कसे हुए हाथ देखकर चू जून लान की भौएं और कस गईं। ये क्या है? टू बिंग यू साफ चू वन की फियांसे है। चू वन यहाँ मौजूद है, फिर भी ये दोनों इस तरह इंटीमेसी दिखा रहे हैं। चू जून लान ने मेरी तरफ देखा। मैं अभी भी झुका हुआ अपने काम में ध्यान लगाए बैठा था। मेरी नज़रों में बस मेज पर रखा पेपर था, जैसे बाहर के सारे झगड़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। इतने सालों से भाई बहन, इतने सालों बाद पहली बार चू जून लान ने मुझे इतनी गौर से देखा। इतना बड़ा हो गया, बस गाल बहुत पतले हैं। सच में चू फैमिली में बहुत तकलीफें झेली हैं। चू फेई टू बिंग यू को लेकर चू जून लान के सामने आया। मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी बहन ये मेरी गर्लफ्रेंड टू बिंग यू है। गर्लफ्रेंड? चू जून लान की भौएं चढ़ गईं। टू बिंग यू को देखकर पूछा, मिस तू, आप चू फेई की गर्लफ्रेंड हैं? टू बिंग यू ने शर्मा का सिर हिलाया। आवाज अनोखी नरम थी।
बड़ी बहन, मेरा नाम तू बिंग यू है। मैं चू फैमिली के यंग मास्टर की फियांसे हूँ। जब हम छोटे थे तो मेरे पिताजी और आपके पिताजी ने हमारी एंगेजमेंट तय की थी, याद है ना? चू जून लान की भौहें और गहरी हो गई। अगर उसे पहले से पता था कि चू फैमिली के यंग मास्टर से उसकी बचपन की एंगेजमेंट है, तो उसे पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली किस यंग मास्टर से एंगेज्ड है। चू फी ने चू जून लान को गंभीरता से देखा। बड़ी बहन, मुझे बिंगयू से प्यार है। ग्रेजुएशन के बाद मैं उससे शादी करूंगा। चू फी का ये पक्का प्रॉमिस सुनकर तू बिंगयू का चेहरा और लाल हो गया। चू फी के शब्दों से क्लासरूम में तुरंत जोरदार तालियां और शोर उठा। लगातार अतिरंजित आवाजें सुनकर, उनके कसे हुए हाथों को देखकर चू जून लान के मन में एक अजीब बेचैनी अनजाने से उठी। चू जून लान ने तू बिंगयू से पूछा, क्या आपको पता नहीं कि आपकी एंगेजमेंट किससे है? तू बिंग यू के चेहरे पर शर्म वाला एक्सप्रेशन अकड़ गया। थोड़ी हैरान होकर चू जूनलान की तरफ देखा। बड़ी बहन का मतलब? उसे जरूर पता था एंगेज्ड किससे है, लेकिन क्या यंग मास्टर चू ने नहीं कहा था कि वो चू फैमिली का सबसे प्यारा यंग मास्टर है? इन सालों में जो उसने ऑब्जर्व किया था वो सच लग रहा था। उसने पहले भी पूछा था। एंगेजमेंट तय होने के वक्त सिर्फ ये कहा गया था कि चू फैमिली के यंग मास्टर से एंगेजमेंट है। ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा यंग मास्टर। चू फैमिली चू फेई को बेहद चाहती है। जब तक वो उसे पसंद करे, चू फैमिली एंगेजमेंट जरूर चू फेई के नाम कर देगी। चू फेई के अचानक सवाल से चू फेई भी हिचका। उसने अभी जानबूझकर बड़ी बहन को बताया था कि वो बिंगयू को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, ठीक इसीलिए कि चू फैमिली एंगेजमेंट उसके नाम कर दे। लेकिन आसपास की गॉसिप करती भीड़ को देखकर चू फेई ने जल्दी से पहले बोला, बड़ी बहन, बिंगयू और मैं सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। चू फेई का इशारा बिल्कुल साफ था। वो चाहता था बिंगयू के साथ एंगेजमेंट उसके नाम हो जाए। लेकिन इस बार चू जून लान ने तुरंत झुककर हाँ नहीं कहा। उसने तू बिंगयू से बात जारी रखी। मिस तू, आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंगेजमेंट चू वन चू से है, लेकिन अब आप चू वन के छोटे भाई चू फेई की गर्लफ्रेंड बन गई हैं। क्या आपको चू फैमिली की इज्जत का जरा भी ख्याल है? फिर चू जून लान चू फेई की तरफ मुड़ी। आवाज अभी भी थोड़ी ठंडी थी। चू वन चू फैमिली का असली यंग मास्टर है। वो बेटा जिसे माँ ने 10 महीने कोख में रखा। मेरा सगा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई। वो गरीब बदतमीज कब से हो गया? चू जून लान बोलते बोलते लहजे में एक जलती हुई गुस्से वाली आग आ गई। सच में पहले उसे मैं ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरा सगा भाई था। चू फैमिली का यंग मास्टर। ये एक ना बदलने वाला खून का रिश्ता था। एक सच जिसे कोई नहीं बदल सकता। उसका मुझे पसंद ना करना अलग बात थी, लेकिन स्कूल में मुझे तंग किए जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये सिर्फ उसके मुंह पर तमाचा नहीं था, बल्कि चू फैमिली के मुंह पर भी। इसीलिए मेरे तंग किए जाने की खबर के बाद वो खुद आकर सच जानना चाहती थी। चू जून लान ने चू फेई को हैरानी भरे एक्सप्रेशन से देखा। थोड़ा गुस्सा दबाते हुए आगे बोली, चू फेई, चू वन की मर्जी के बिना तुमने उसकी फियांसे को अपना बना लिया, क्या ये सही है? चू जून लान के ये शब्द खत्म होते ही क्लासरूम के अंदर और बाहर सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से उन्हें घूरने लगे। उसने अभी क्या कहा? उसने कहा चू वन चू फैमिली के बड़े यंग मास्टर है। स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी तू बिंग यू चू वन की फियांसे है। तो चू फेई एक्चुअली चू फैमिली का गोद लिया बेटा है। चू वन ने जो कहा था सब सच था। भगवान, ये कैसे हो सकता है? एक पल की खामोशी के बाद सब फट पड़े। अब तक चू फी हमेशा खुद को चू फैमिली का एकमात्र यंग मास्टर और स्कूल ब्यूटी तू बिंग यू का फियोंसे बताता था। इन दो पहचानों की वजह से वो स्कूल में हमेशा अहंकारी और बेलगाम था। लेकिन अब कहा जा रहा था कि वो नकली था। एक अमीर घराने के एकमात्र यंग मास्टर का दर्जा नकली था। स्कूल ब्यूटी के फियोंसे का दर्जा भी नकली था। स्कूल में चू फी और मैं बिल्कुल उल्टे थे। चू फी पूरे स्कूल का सबसे अमीर यंग मास्टर था और मैं पूरे स्कूल का सबसे गरीब बदतमीज। कितनी बार उन्होंने मुझे रौंदा और दबाया था। चू फी और तू बिंग यू चू जून लान के शब्दों से पूरी तरह सन्न थे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उसका ये रवैया होगा। क्या हुआ? उसने हमेशा उसे सबसे ज्यादा दुलारा था। अचानक उस कमीने की तरफदारी क्यों? और इतने सारे लोगों के सामने? अब इस स्कूल में, इस क्लास में उसका मुंह कैसे दिखाएगा? उधर पूरे घर में सब ब्रेकफास्ट खत्म करके उठने की तैयारी कर रहे थे। तभी चू रूहान ने फोन निकाला। एक ट्रेंडिंग टॉपिक ने ध्यान खींचा। अनजाने में क्लिक कर दिया। चू फेई के स्कूल की लाइव स्ट्रीम थी। स्क्रीन पर चू फेई पर गालियों की बाढ़ देखकर चू रूहान की आंखें फट गईं। अनजाने में चिल्ला पड़ी, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चू शी युए चू रूहान के पास झुककर उसकी फोन स्क्रीन देखने लगी। जो दिखा उससे चू शी युए के मुंह से एक हैरानी की आह निकली। चू गुओ आन में भौएं चढ़ाई। कोई बेकार न्यूज होगी। चू रूहान ने जल्दी से फोन स्क्रीन चू गुओ आन और लियू रू की तरफ कर दी। लाइव स्ट्रीम की तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ गई, साथ में गालियों की बाढ़। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? चू गुओ आन का गुस्सा भड़क उठा। चू फेई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? चू फेई ने इनका क्या बिगाड़ा है? लियू रू की आंखें तुरंत लाल हो गई, पता नहीं गुस्से से या चू फेई के लिए शिकायत से। चू शी युए ने तुरंत अपना फोन निकाला, लाइव स्ट्रीम ज्वाइन की। उंगलियां तेजी से चली और तुरंत पलटवार शुरू किया। तुम सब और कोई काम नहीं है? उसे क्यों निशाना बना रहे हो? तुम्हारी नजर में चू फैमिली को छेड़ना आसान है? चू शी युए के शब्द स्क्रीन पर आते ही नेटिजन्स की तीखी रिएक्शन आ गई। ऊपर वाले अभी ज्वाइन हुए हैं ना?
अगर नहीं पता क्या हुआ तो पहले रिप्ले देखने की सलाह है। थैंक यू। ये दो शब्द स्कम देखते ही चूशी युए का गुस्सा भड़क उठा। किसे स्कम कह रहे हो? वो इतना अच्छा और जेंटल लड़का है। तुम्हारे दिल में उसके साथ ऐसा करते हुए दर्द नहीं होता? डर नहीं लगता कि बिजली गिरेगी? चूशी युए की उंगलियां रुकी नहीं, लगभग ब्लर में चल रही थीं। पता है किसका बचाव कर रही हो? वो पूरा झूठा है। तुम्हारे जैसे इडियट्स ही उनकी ईविल बातों पर यकीन करते हैं। चूशी युए साफ कंपोजर खो चुकी थी, बेतुकी बातें भी करने लगी। उस वक्त चू जुनलान चू वन के पास नहीं थी। चूशी युए को चू जुनलान दिखी नहीं। उसे बस लगा कि मैं स्कूल में चूफी को बुली कर रहा हूँ। उसकी ब्रेनलेस डिफेंस देखकर लाइव स्ट्रीम में सभी तुरंत फट पड़े। चू फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने भी ये वर्ड्स देखकर माथे पर बल डाले। बाहर वालों के सामने फैमिली मेंबर को इस तरह नीचा दिखाना, ये तो चू फैमिली की नाक काटना है। चू फैमिली के मेंबर्स ने तुरंत डांटा नहीं, लेकिन लाइव स्ट्रीम में लोग इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। चू फी को डिस्क्राइब करने के लिए पूरा झूठा से ज्यादा सटीक शब्द नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, चू वन साफ चू फैमिली का यंग मास्टर है। फिर भी उसने कहा कि असली यंग मास्टर एक पुअर रेच है और जानबूझकर चू फैमिली के यंग मास्टर का इम्पर्सनेट करके पैसे ठगने की कोशिश की। अच्छा हुआ चू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी आ गई, वरना हम सब उससे बेवकूफ बन जाते। ये वर्ड्स देखकर चू फैमिली के मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा। क्या हो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। चू फैमिली के असली यंग मास्टर की आइडेंटिटी को नकारने की बात क्या है? हमारा चूफी ऐसा क्यों करेगा? पहले उन्होंने बस चू वन को स्कूल में चू फैमिली के यंग मास्टर की आइडेंटिटी जाहिर ना करने को कहा था, ठीक चूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो इनसिक्योर ना फील करे। लेकिन पब्लिकली नकारना ये बिल्कुल अलग बात है। उन्हें आखिरकार लगा कि कुछ गड़बड़ है। चू रोहान ने जल्दी से लाइव स्ट्रीम फिर खोली। इस लाइव स्ट्रीम रूम में रियल टाइम रिकॉर्डिंग फंक्शन था। अच्छा था कि इस फंक्शन की वजह से रिप्ले देखी जा सकती थी। चू फैमिली के मेंबर्स ने सांस रोककर टेबल पर रखे फोन को ध्यान से देखा। उस छोटी स्क्रीन पर क्लासरूम में अभी अभी हुई हर सीन तुरंत सामने आ गई। जब उन्होंने देखा कि मैंने पब्लिकली कहा कि चूफी चू फैमिली का अडॉप्टेड सन है, तो चू फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझे स्कूल में चू फैमिली के यंग मास्टर की बात ना करने को कहा था, ठीक चूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो इनसिक्योर ना फील करे। लेकिन चू वन क्या कर रहा था? उसने डायरेक्टली और पब्लिकली कहा कि चूफी चू फैमिली का अडॉप्टेड सन है। गुस्से में ही थे कि कुछ शॉकिंग हुआ। चूफी चूफी ने एक्चुअली कहा कि चू वन एक पुअर रेच है, पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ वैनिटी की वजह से चू फैमिली का यंग मास्टर होने का दावा कर रहा है। चू फैमिली के मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा। चूफी का अभी का अपीयरेंस उस चूफी से बिल्कुल अलग था जिसे वो जानते थे। अगर उन्हें नहीं पता होता कि ये लाइव स्ट्रीम है, तो चू फैमिली सच में यकीन करने की हिम्मत नहीं करती। चू गुआ अन और लियू रू को अनायास पुलिस स्टेशन में देखी गई सर्वेलेंस वीडियो याद आ गई। क्या चूफी सच में स्कूल में चू वन को बुली कर रहा था? जुनलान फोन नहीं देख रही थी, उसे नहीं पता लाइव स्ट्रीम में क्या हुआ। मैं अभी भी होमवर्क कर रहा था, जुनलान को अपने पास आने देते हुए। ऊपर भी नहीं देखा। जुनलान ने गहरी सांस ली और जेंटली बोली, चूवन आखिर हुआ क्या? कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ चले गए थे? पहले उन्हें सिर्फ पता था कि चू फैमिली चूफी को बहुत डोट करती है, हद से ज्यादा। अभी अभी पता चला कि मैं चू फैमिली का असली यंग मास्टर हूँ, लेकिन ये नहीं लगा कि चू फैमिली मुझे ज्यादा लव करती है। आखिरकार मेरी गरीबी हमेशा से सबको दिख रही थी। आमतौर पर खाना खाते वक्त एक भी डिश ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं होती। चू फैमिली जैसी बड़ी वेल्दी फैमिली और घर के यंग मास्टर को ऐसे रहने देते हैं, इससे साफ है कि मुझे कितना कम लव मिलता है। लेकिन अभी चू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी इतनी बिजी है, इतनी आउटस्टैंडिंग, और कह रही हैं कि कल सुबह डॉर्मेटरी के सामने इंतजार कर रही थी। क्या इसका मतलब है कि उनके दिल में चू वन बहुत इंपॉर्टेंट है? मुझे पता था वो क्या पूछ रही हैं, लेकिन उस पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं। मीनिंगलेस लोगों पर वक्त बर्बाद करना खुद की जिंदगी का अपमान है। जुनलान ने सरप्राइज से मुझे देखा। कल बार बार फोन काटा, आज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे देख ही नहीं रहा। ध्यान देने का बिल्कुल इरादा नहीं। जुनलान को साफ लगा कि मैं बदल गया हूँ, अलग हो गया हूँ। उस सैटरडे के बाद से जब मैंने बर्थडे केक मांगी थी, तब से बदलना शुरू हुआ। जुनलान गुस्से में भी नहीं आई। उसने आगे कहा, चूवन एक पल के लिए बाहर आओ, कहीं और बात करते हैं। फैमिली का मामला बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ बहुत नूजी लोग हैं और इतने फोन्स उनकी तरफ पॉइंटेड है। चूफी की अभी की हरकत चू फैमिली की नाक काटने के लिए काफी थी। देखा कि जुनलान हार मानने वाली नहीं है, तो मैंने आखिरकार पेन रख दिया और ऊपर देखा। मैंने चू जुनलान को स्लाइट फ्राउन के साथ देखा। चू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी, मुझे यकीन है आपने सच इन्वेस्टिगेट कर लिया होगा। आपने मुझ पर यकीन नहीं किया, तो अब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अगर मैं बताऊं तो क्या आप मानेंगी? चूफी को अडॉप्ट करने के बाद से क्या उन्होंने कभी मेरी एक भी बात मानी थी? जुनलान स्टन रह गई। उसने एल्डेस्ट यंग लेडी ऑफ चू फैमिली कहा, बिग सिस्टर नहीं। क्यों? लेकिन सोचकर देखा, सच में ऐसा था कि पहले फैमिली में किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी थी। मैंने इम्पेशेंटली कहा, क्लास जानी है, कोई और काम नहीं है तो प्लीज हमें और परेशान मत करो। जुनलान एम्बेरेस्ड हो गई। सबके सामने अपने अनफेवर्ड छोटे भाई के हाथों डिसमिस होना, फेस का नुकसान हुआ। ये इवेंट्स बहुत तेजी से हुए। टू बिंग यू पहले रिएक्ट करने वाली थी। उसने चूफी की स्लीव खींची।
चूफी दोनों को देख रहा था। ये मौका देखकर वो जल्दी से कुछ कदम जुनलान के पास आ गया। उसने माथे पर बल डाले और मुझे रिप्रोच किया, भाई बिग सिस्टर से ऐसे कैसे बात करते हो? बिग सिस्टर ने काइंडली तुम्हारी कंसर्न करने आई। बिग सिस्टर पसंद नहीं है तो ठीक है, लेकिन इतने लोगों के सामने उनकी फेस नहीं जाने दे सकते। मेरा माथा सिकुड़ गया। ये हिपोक्रिटिकल तरीका फिर आ गया, मॉरल किडनैपिंग। हालांकि जुनलान समेत चू फैमिली के सभी मुझे सच में नापसंद है, लेकिन उसका इस तरह ओपनली कहना साफ नेचर बदलता है। चूफी मन में हंसा। तो क्या हुआ अगर चू वन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई? अपनी इंटेलिजेंस और विट से वो फिर भी उसे सबकी क्रिटिसिज्म का टारगेट बना सकता है। चू फैमिली का एकमात्र एक्नॉलेज्ड यंग मास्टर सिर्फ वही हो सकता है। मैंने आखिरकार पेन रख दिया, सीरियसली चूफी को देखा। तुम सही कहते हो, मुझे तुम लोग पसंद नहीं है, लेकिन जो उनकी फेस जाना चाहते हैं वो तुम हो। ये सुनते ही चूफी और जुनलान दोनों स्टंड रह गए। चूफी तुरंत पैनिक में आ गया। मैंने कब बिग सिस्टर की फेस जाने देना चाहा? वो मेरी सबसे रिस्पेक्टेड बिग सिस्टर है, मैं उनकी फेस कैसे जाने दे सकता हूँ? हंसी आने वाली है। सबसे रिस्पेक्टेड बिग सिस्टर? बिल्कुल। चूफी का चेहरा प्राइड से भरा था। उसने जुनलान को भी चुपके से देखा। अगर इतनी रिस्पेक्ट है तो इतने लोगों के सामने जानबूझकर उनकी एम्बैरेसिंग सच्चाई रिवील करके उनकी और ज्यादा फेस क्यों जाने दी? मैंने बिना किसी कर्टेसी के पलटवार किया। ये चूफी अभी भी पहले जैसा इस तथाकथित मोरालिटी से मुझ पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया। चूफी कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन सबकी क्रिटिकल नजरें पहले ही उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। जुनलान समेत उन्हें बहुत पहले से फील हो रहा था कि चूफी की बातों में कुछ गड़बड़ है। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक ग्रोन मैन इतने हिपोक्रिटिकल तरीके से बात करेगा। मेरी इन ब्लंट बातों के बाद उन्होंने आखिरकार सक्सेसफुली रियलाइज कर लिया। मैं इन हरासमेंट से बेहद परेशान हो चुका था। इन चीज़ों पर वक्त बर्बाद करना खुद की जिंदगी का अपमान है। स्टैंड ऑफ के दौरान क्लासरूम के दरवाजे पर एक स्टाउट फिगर दिखी। हटो हटो। वो स्टाउट फिगर क्लासरूम के दरवाजे पर भीड़ को चीरते हुए मेरे पास आई। उसने मुझे देखा और पूछा, क्या तुम चूवन हो? मैंने डाउटफुली पलट कर देखा। पहले कभी मिला नहीं था, फिर भी जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। प्रिंसिपल ली ने सिर हिलाया। उनकी आवाज़ अनचाहे नर्म हो गई। मैं नया प्रिंसिपल हूँ, मुझे तुम पर यकीन है। डरो मत, जब तक तुम हमारे स्कूल में पढ़ते हो टीचर्स और मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज था। नया प्रिंसिपल? डायरेक्टर यांग की स्पीड सच में तेज है। पहले जब मुझे बुली किया गया और पुलिस को रिपोर्ट की तो डायरेक्टर यांग ने बस कहा था कि एजुकेशन बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 2 दिन में नया प्रिंसिपल ऑलरेडी ऑफिस में आ गया। पिछला प्रिंसिपल वीक और यूजलेस था। ये नहीं था कि उसे नहीं पता था कि मुझे बुली किया जा रहा था, लेकिन चू फैमिली की पावर से डरकर कभी बोलने की हिम्मत नहीं की। ये प्रिंसिपल ली बुरे नहीं लगते। प्रिंसिपल ली की बात पूरी होते ही वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ चू जुनलान की तरफ मुड़े। मिस चू, ये एक स्कूल है, स्टूडेंट्स के पढ़ने का जगह। प्लीज स्टूडेंट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब मत करो। जुनलान भी बहुत सरप्राइज्ड हुई। इस स्कूल का प्रिंसिपल फिर बदल गया। क्या चू वन की वजह से? क्या चूफी का चू वन को बुली करना सच है? वरना प्रिंसिपल को इतनी जल्दी क्यों हटाते? जुनलान के मन में कुछ और सस्पेशंस जाग उठे। उसे ये भी पता था कि यहाँ ज्यादा हंगामा करना ठीक नहीं। उसने अपोलोजेटिक स्माइल दी। प्रिंसिपल ली, मैं अभी चलती हूँ। चूफी एंशियसली कुछ और कहना चाहता था, लेकिन जुनलान पहले बोल चुकी थी। वो कुछ नहीं कह सकता था। जाने से पहले जुनलान मेरे पास आकर आवाज़ धीमी की, आज रात तुमसे मिलने आऊंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। जुनलान को ऑकवर्डली जाना पड़ा। जुनलान के जाने के बाद प्रिंसिपल ली ने तुरंत अभी भी ऊंचे उठे फोन्स की तरफ मुड़कर चिल्लाया, ये सब क्या कर रहे हो? ये एक स्कूल है, नॉलेज पाने की जगह, तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग रूम नहीं। स्टूडेंट्स ने मजबूरन फोन रख दिए। तभी क्लास का बेल बजा। एक वाइट फिगर क्लासरूम में आया, सीधे टीचर के पोडियम की तरफ। प्रिंसिपल ली ने दोनों हाथों से साइलेंस का इशारा किया, फिर उनके बगल में खड़ी वाइट क्लोथ्स वाली औरत को इंट्रोड्यूस किया जो उन पर मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारी नई हेड टीचर है, यान रोंग। इन्हें टीचर यान बुला सकते हो। ये कहते ही अनप्रेसिडेंटेड जोरदार अपलॉस फूट पड़ा। नई हेड टीचर आई। पिछली हेड टीचर एक स्टबर्न बुढ़े थे जिन्हें सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस की परवाह थी। सच्चे स्नॉब। कल सुना था कि स्कूल ने उन्हें डिसमिस किया और लाइफ टाइम के लिए टीचिंग लाइसेंस रिवोक कर दिया। सोच कर देखो, शायद मेरे लॉन्ग टर्म बुलिंग केस की वजह से। जब सब खुश थे, सिर्फ चूफी की आंखें इनडिस्क्राइबेबली ग्लूमी थीं। उसने नफरत से मुझे घूरा, आंखों में विशियस ग्लिंट चमकी। चूवन, देर सबेर एक दिन आएगा जब तुम आज की अपनी इस हरकत पर पछताओगे। पूरी सुबह उसकी पूरी तरह फेस गई थी। दिन बहुत जल्दी बीत गया। ब्रेक में चूवन ने अपने कार्ड पर बचे सारे पैसे उन स्टॉक्स में लगा दिए जो उसने कल देखे थे। अगर कल तक कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो बैलेंस कई दर्जन गुना बढ़ सकता है। अजीब बात यह थी कि चू फई आज अनयूजुअली चुप था। ना मुझसे झंझट करने आया, न यूजुअल की तरह मॉक किया या रिडिक्यूल किया। आखिरी क्लास में स्कूल डिसमिस होने के बाद चू फई अचानक मेरे पास आया। उसने अपना यूजुअल डिसडेनफुल और कंटेम्पचुअस एक्सप्रेशन बदल लिया था और मुझे स्माइल देते हुए बोला, भाई कल मेरा बर्थडे है। डैड ने त्यानफू होटल का बैंक्वेट हॉल बुक कर लिया है, कल रात जरूर आना। मैंने आईब्रो रेस किया। तो इसका इंतजार था। पिछले जन्म में चू गुआन ने चू फेई के बर्थडे पार्टी के लिए नानचेंग का सबसे अच्छा होटल बुक किया था। उस वक्त चू फेई ने अपने यूजुअल बिहेवियर के विपरीत मुझे अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था।
मैं बहुत खुश हुआ था। सोचा था आखिरकार कोई रोशनी दिखी, लेकिन मेरे पास कोई फॉर्मल वेयर नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने तार-तार कपड़े जो सालों से पहने थे। दुखी हो ही रहा था कि चू फई अचानक मेरे रूम में आया और एक एक्सपेंसिव सूट दी। बोला ये मेरे लिए गिफ्ट है, कुछ दिन पहले गुजरे मेरे बर्थडे का बिलेटेड प्रेजेंट। हालांकि शक तो हुआ, लेकिन सबके सामने दिखने की ललक इतनी तेज थी, बुली होने के उन दिनों से बचने की इच्छा इतनी गहरी थी। अगले दिन चू फई के बर्थडे पार्टी में जैसे ही मैं चू फैमिली के साथ स्टेज पर फोटो लेने जाने वाला था, चू फई ने अचानक पीड़ा का एक्सप्रेशन बनाया और निराशा से मुझ पर एक्यूजेशन लगाई कि मैंने उसके कपड़े चुराए हैं। बहुत बाद में पता चला था कि चू फई को लग रहा था कि आप बड़े हो रहे हैं और मेरी आइडेंटिटी देर सवेर बाहर वालों को पता चलेगी। इसलिए उसने सबसे बड़ी भीड़ का फायदा उठाकर मेरी डिग्निटी को पूरी तरह रौंद दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुरा दिया। ठीक है, कल रात टाइम पर जरूर आऊंगा। मेरा पक्का जवाब पाकर चूफई की स्माइल और चौड़ी हो गई, फिर सेटल हो गई। हाँ, और चूफई ने जैसे अचानक कुछ याद आया। तुम्हारे पास कोई डिसेंट सूट नहीं होगा ना? मैंने मन में ठंडी हंसी दी। चूफई के ये क्लमजी ट्रिक्स, सोचने का ये तरीका अभी भी नहीं बदला। मैंने डिसअपॉइंटमेंट का नाटक किया। नहीं, सूट तो दूर, एक भी डिसेंट कपड़ा नहीं है। चूफई की स्माइल मुश्किल से छुप रही थी। मेरे पास बहुत सूट्स हैं, कल एक लेकर आऊंगा। चूफई अपनी स्मगनेस छुपा नहीं पा रहा था। कल के बाद दुनिया में सभी को पता चल जाएगा कि ये चूवन किस तरह का चोर है। तब आज का ये शोरगुल भरा ड्रामा भी जल्दी से दब जाएगा। शायद लोग ये भी सोचें कि आज जो हुआ वो सब चूवन ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। आखिरकार वो तो कपड़े चुराने वाला है। मैंने उसका स्मग एक्सप्रेशन देखा और अचानक थोड़ा टीज करने की इच्छा हुई। तुम इतने काइंड हो कि मुझे कपड़े दोगे? चू फई का एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया। एक पल बाद थोड़ा अननेचुरली बोला, आज सबको पता चल गया कि तुम चू फैमिली के मेंबर हो। मैं ही चाहता कि तुम चू फैमिली की नाक काटो। टिस टिस। उसके कहने का तरीका ऐसा था जैसे वो चू फई चू फैमिली का असली यंग मास्टर हो और मैं चू फैमिली का कोई रैंडम सर्वेंट हूँ। मैंने चकल किया और कैजुअली बोला, तो शुक्रिया मेरे अच्छे छोटे भाई। शाम को डिनर खाकर डॉम में वापस आया ही था कि चू जुनलान पहुंच गई। वो डॉम रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर रूम की हालत देखकर माथे पर बल डाले हुए थी। ये तुम्हारा डॉम रूम है? यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी चू फैमिली के घर से बेहतर है। मैं सच बोल रहा था। चू जुनलान स्टन रह गई। सच था। ये जगह सिंपल जरूर थी, लेकिन चू फैमिली के घर में जिस छोटी तंग स्टोरेज रूम में मैं रहता था, उससे तो बहुत बेहतर थी। सच में बेहतर थी। क्या चाहिए? सीधे बोलो, मुझे पढ़ना है। मेरा एटीट्यूड देखकर चू जुनलान को अपसेट फील हुआ, लेकिन सोचा कि सच में उस पर बहुत कर्जा है, इसलिए बात घुमाई नहीं, सीधे पॉइंट पर आई। चू वन, स्कूल में चू फई ने सच में तुम्हें बुली किया था? मैंने आईब्रो रेस किया। मिस चू, क्या आप मेरी कंसर्न कर रही हैं? चू जुनलान का माथा सिकुड़ा। मैं तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर हूँ, बार बार मिस चू मत बुलाओ। मैंने ठंडी हंसी दी। तुमने नहीं कहा था कि मेरे जैसा कोई छोटा भाई नहीं है तुम्हारा? मुझे एल्डेस्ट सिस्टर बुलाने से मना किया था। मैंने उसे अंदर इनवाइट नहीं किया, खुद सोफे पर टिक कर बैठ गया। मुझे पहले से इतना बिल्कुल अलग देखकर चू जुनलान की नाजुक भौहें तनकर खिंच गईं। चू वन, तुम अचानक इतने बदल क्यों गए? चू जुनलान ने आखिरकार पूछ ही लिया। बदल गया? मैंने आखिरकार उसे देखा। किस तरह बदल गया? इस तरह कि अब पहले जैसा नहीं रहा। चू फई को मुझे डिफेम और बुली करने देना, तुम सबको मुझे बदनाम और ह्यूमिलिएट करने देना। चू जुनलान फिर चौक हो गईं, स्टन्ड रह गईं। काफी देर बाद चू जुनलान ने फिर पूछा, चू वन, स्कूल में चू फई ने सच में तुम्हें बुली किया था? मम ने कहा उन्होंने सर्वेलेंस फुटेज देखी, लेकिन चू फई ने कहा तुमने पुलिस को ब्राइब किया। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? मेरे पास ना पावर है ना इन्फ्लुएंस, ठीक से खाना भी नहीं होता। मिस चू, बताओ, पुलिस को ब्राइब करने के लिए मैं क्या यूज करता? ये कहते ही मैंने अचानक शर्ट उतार दी। शरीर पर भयानक स्कार जाहिर हो गए। चू झुनलान की सांस अटक गई। उसने मुंह ढकने की कोशिश की, गलती से चीख पड़ी। ये कैसे? ये कैसे हुआ? मैं करीब आया, चू जुनलान की आंखों में सीधे देखते हुए एक एक शब्द कहा, एल्डेस्ट सिस्टर, आखिरी बार बुला रहा हूँ। एल्डेस्ट सिस्टर, ध्यान से देखो, मेरे शरीर पर ये क्या है? ये स्कार्स चू फैमिली के चू फई को अडॉप्ट करने के बाद से उसने एक एक करके मुझ पर लगाए हैं। चू जुनलान की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके हाथ अनचाहे कांपने लगे। चू वन के शरीर पर इतने स्कार्स कैसे हो सकते हैं? वो जख्म पुराने भी, नए भी, छोटे भी, बड़े भी, घने थे। पूरा शरीर ऐसे ही जख्मों से भरा था। उसने डिसबिलीफ से ऊपर देखा। तुमने बताया क्यों नहीं? चू फई ने किया हो या ना किया हो, इतने जख्मों के साथ ये झेला कैसे? मेरी स्माइल और एरोगेंट हो गई। मैंने बताया नहीं? बचपन से कितनी बार बताया, लेकिन क्या तुम में से किसी ने माना? चू फई कहता था स्कूल में लड़ाई में लगे। किससे लड़ाई? मैंने उसे डायरेक्टली बीच में काटा। स्कूल में मैंने किससे लड़ाई की? अगर स्कूल में थोड़ी भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की होती, पता चल जाता। लेकिन इन्वेस्टिगेट किया? तुम सब बस उस ग्रीन टी चू फई पर यकीन करते हो। जब भी वो बेचारा बनकर दिखाता, उसकी हर बात मान लेते। कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया, कभी परवाह नहीं की, एक पल के लिए भी फैमिली नहीं समझा।
आखिर में मैं लगभग चिल्ला रहा था। चू वन ने खुद से बहुत पहले कह दिया था कि ये लोग इस लायक नहीं, उसे इस तथाकथित रिश्ते की जरूरत नहीं। लेकिन आखिरकार ये उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, बायोलॉजिकल सिस्टर थी। सच में सामना होने पर चू वन अपनी ग्रीवेंस और इंडिग्नेशन की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। चू जुनलान ब्लैंक होकर उसे देखती रही। उसने सच में पहले कभी इन बातों के बारे में सोचा नहीं था। चू फई की हेल्थ कमजोर थी। हर बार चू वन ही था जो चू फई को गुस्सा करके हॉस्पिटल पहुंचाता था। चू वन के प्रति उनका ह्यूज प्रेजुडिस था। उन्हें हमेशा लगता चू वन एक वाइल्ड, डिसोबीडियंट और अनकंट्रोलेबल बच्चा है। कभी नहीं सोचा कि वो रॉन्ग था। चू जुनलान की आंखों से आंसू बहने लगे। चूवेन, माफ करो, हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। ये सुनकर चूवेन की आंखें लाल होने से खुद को न रोक सका। ये माफी, उसने इसके बारे में अनगिनत बार सोचा था, बहुत इंतजार किया था, इतना लंबा इंतजार के दिल पूरी तरह मर चुका था। चू जुनलान को अचानक कुछ याद आया। उसने चूवेन का हाथ थाम लिया। चूवेन, तुम्हारे बदन पर इतने घाव हैं, हॉस्पिटल जाने के पैसे कहाँ से लाए? जब से चू फेई को गोद लिया, उसे कोई पॉकेट मनी नहीं दी थी। हॉस्पिटल जाने में पैसे लगते हैं, बदन पर इतने निशान थे, सिर्फ इलाज का खर्च ही बहुत बड़ा होता। हालांकि उनके लिए ये रकम कुछ नहीं थी, लेकिन चू वेन के लिए, जिसे परिवार का बिल्कुल कोई सहारा नहीं था, ये बहुत बड़ा खर्च था। चू वेन ने अपनी भावनाएं दबाईं। ठंडे से उसका हाथ झटका, जमीन से कपड़े उठाए और पहनने लगा। कौन सा हॉस्पिटल? हॉस्पिटल जाने के पैसे कहाँ थे? बस खुद से हाथ पांव बांध लिए। वो सच बोल रहा था। हॉस्पिटल में खर्च कम नहीं था। बचपन से तंग किया जाता रहा। शुरू में थोड़े पैसे थे तो हॉस्पिटल जाकर पट्टी वगैरह करवा लेता था। बाद में पैसे खत्म हो गए तो बस खुद किसी तरह बांधकर काम चला लेता था। इसीलिए उसके ये सभी घाव निशान छोड़ गए। पीठ पर जहां हाथ नहीं पहुंचता था, वहां बस एक कपड़ा लपेट लेता था। ये सुनकर चू जुनलान की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। भगवान, ये कैसे हो सकता है? खुद से हाथ पांव बांधना? ना दवाई, ना साफ मेडिकल सप्लाईज, खुद कैसे पट्टी बांध सकता था? और ये भी कहा कि जब से चू फेई को गोद लिया तब से तंग किया जाता रहा। मतलब जब वो बस 8-9 साल का बच्चा था, उस उम्र में जब बहुत से बच्चे अभी भी माँ की गोद में लाड उठाते हैं, उसे खुद से इन घने घावों पर पट्टी बांधनी पड़ती थी। चू जुनलान ये सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि जब उसे तंग किया जाता था और घर वाले यकीन नहीं करते थे, तब वो अपने छोटे छोटे हाथों से घावों पर पट्टी बांधता था। उस वक्त वो कितना टूटा हुआ और बेबस रहा होगा। चू जुनलान चुपचाप से सकती रहीं, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबाया हुआ। दर्द से छाती पकड़ते हुए बार बार बोलती रहीं, चूवेन, माफ करो, माफ करो, माफ करो। चूवेन सोफा पर वापस बैठ गया। सूखे गले को तर करने के लिए पानी का एक घूंट लिया। जैसे उसे चू जुनलान की आंसू भरी माफी दिखी नहीं रही थी। ये माफी पहले इसके सपने देखता था। बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था। बहुत लंबे समय तक, इतना कि उसका दिल पूरी तरह मर चुका था। देर से आया गहरा प्यार मिट्टी से भी सस्ता, दयालुता का वही हाल। चू वन ने ठंडे से कहा, मिस चू, जो पूछना था पूछ लिया। अगर कोई और काम नहीं तो प्लीज आगे परेशान मत करो। चू जुनलान स्टन रह गई। मिस चू? उसने उसे एक्नॉलेज नहीं किया। चू जुनलान का गला भराया। चू वन? उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन चू वन ने और वक्त बर्बाद नहीं करना था। वो डायरेक्टली उठा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। चू जुनलान इतनी शॉक्ड हुई कि लड़खड़ा गई। नाक बचते बचते बची। चू जुनलान ने दरवाजा खटखटाया। चू वन ने इतना अन्याय सहा था, वो और बात करना चाहती थी, उसे तसल्ली देना चाहती थी। चू वन ने इम्पेशेंटली कहा, मुझे सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो। चू जुनलान का दरवाजा खटखटाता हाथ फ्रीज हो गया। तुम मुझे इतना नहीं देखना चाहते? मैं तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। चू वन ने किताबें निकाल ली और पूरे जोश से पढ़ाई में लग गया। उसके पास पिछले जन्म की मेमोरीज थीं। दिमाग मैच्योर था। हर तरह की नॉलेज समझने की कैपेसिटी एक नॉर्मल 16 साल के बच्चे से कहीं ज्यादा थी। पढ़ाई भी बहुत आसान थी। इन सब के अलावा पिछले जन्म में एक बार सीख चुका था। अब बस वो नॉलेज फिल कर रहा था जो पिछली लाइफ में मिस हुई थी। चू जुनलान के पास घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चू जुनलान घर पहुंचते ही देखा चू फई सबके सामने रो रहा था। चू फई की आंखें लाल थीं, उसने सिर थोड़ा झुकाया था, चेहरे पर रिमोर्स भरा था। सॉरी डैड, मॉम, दूसरी बहन, तीसरी बहन, ये सब मेरी गलती है। मुझे डर था कि आप सबको खो दूंगा। इसी डर में स्कूल में बेतुकी बातें कह दी। मेरा वो मतलब नहीं था। सच में वो मतलब नहीं था। चू ग्वान का चेहरा आइस जैसा ठंडा था। चू फई के अग्रीड एक्सप्रेशन की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। चू फई, मुझे पता है तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन चू वन मेरा, चू ग्वान का बेटा है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बदला नहीं जा सकता। तुम स्कूल में बाहर वालों के साथ मिलकर उसे बुली नहीं कर सकते। जानते हो चू फैमिली की डिग्निटी कहाँ जाती है इससे? उनके थोड़े रिप्रोचफुल वर्ड सुनकर सबने इंस्टिंक्टिवली चू फई के लिए बोलना चाहा। लेकिन जैसे ही आज की लाइव स्ट्रीम याद आई, चू फई का वो एक्सप्रेशन याद आया जब उसने कहा चू वन पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है, उसे डेस्टिट्यूट पुअर डेविल बुलाया। सब चुप हो गए। चू जुनलान दरवाजे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडक थी। चूवन के शरीर पर वो भयानक निशान अभी भी उसकी आंखों में ताज़ा थे। वो तुरंत चूफेई की आलोचना करने नहीं दौड़ी। वो देखना चाहती थी कि चूफेई क्या कहता है। चूफेई ने चुपके से मुट्ठियां भींच लीं। पिताजी फिर चूवन की वजह से उसे डांट रहे थे। सब उस हरामजादे चूवन की वजह से है। चूफेई ने दिल का गुस्सा दबाया। आंखों में आया आंसू फौरन बह निकले। एक धड़ाम की आवाज़ के साथ चूफेई सीधा घुटनों पर बैठ गया।
पिताजी मैं गलत था, सब मेरी गलती है। मुझे डर था कि आप सब मुझे छोड़ देंगे इसलिए मैंने गलत किया। मैं अभी चला जाता हूँ, आप सब बड़े भाई को वापस ले आइए। जब तक मैं यहाँ से चला जाऊँ बड़े भाई ज़रूर वापस आ जाएंगे। ये कहते हुए चूफे उठा और बाहर जाने लगा। 2 कदम चला ही था कि अचानक सीने को थाम लिया और दर्द से तड़प उठा। ये देखकर सब घबरा गए। चूजुन लान का दिल बेसाख्ता भर आया। वो लगभग दौड़कर उसकी मदद करने ही वाली थी लेकिन चूवन के शरीर पर जख्म याद आए तो उसने खुद को रोक लिया। चू फैमिली के बाकी लोग खुद को नहीं रोक पाए। चू गुआन का दिल पसीज गया, डांटने की इच्छा जाती रही। वो झपट कर चूफे के पास गए और उसे थाम लिया। चू गुआन घबरा गए। पूरी चू फैमिली घबरा गई। किसी को अब चूवन की याद भी नहीं रही। सब चूफे के इर्द गिर्द जमा हो गए। चूफे मॉम को मत डराओ, किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें जाना है। लियू रू की आंखें चिंता से भर गईं। चूफे घबराओ नहीं, जो बात नहीं कहनी थी वो तुमने चूवन के जानबूझकर उकसाने की वजह से कही। कोई बात नहीं, हम तुम्हें दोष नहीं देते। चूशी युए ने फिक्र से चूफे की पीठ थपथपाते हुए कहा। हालांकि बाकी लोग पूरी तरह सहमत नहीं थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। चूगवान ने जल्दी से आवाज लगाई, जल्दी करो, हॉस्पिटल ले चलो। ये सुनते ही चूफई ने झटपट चूगवान का हाथ पकड़ लिया, मुश्किल से सिर हिलाया। हॉस्पिटल नहीं जाना। चूगवान को और कुछ सोचने की फुर्सत नहीं थी। चूफई, उन्होंने आवाज धीमी की और उसे दिलासा दिया। चूफई ने आंसुओं से भरा चेहरा उठाया और गिड़गिड़ाया, पिताजी हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ बहुत ठंड लगती है। नहीं जाना, थोड़ी नींद लेने के बाद ठीक हो जाऊंगा। कल उसकी बर्थडे पार्टी थी, अभी हॉस्पिटल कैसे जाए? क्या पता वो नीम हकीम डॉक्टर वहीं रोक ले। चूफे को इस हाल में देखकर लियूरू का दिल बहुत पहले ही टूट चुका था। आखिर यही तो वो बच्चा था जिसे उसने इतने प्यार से पाला था। भले ही गलती की हो, वो सच में डांट कैसे देती? उसने चूफे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी जिसकी चूवन ने कभी ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की होती। चूफे डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चूफे ने चेहरा लियूरू की गोद में छुपा लिया और उसके मुंह के कोनों पर धीरे धीरे एक मुस्कान आ गई। चू फैमिली के सभी लोग उसके सामने थे, इसलिए ये मुस्कान किसी को नहीं दिखी, लेकिन चू जुनलान के एंगल से वो साफ नजर आई। चू जुनलान की सांस रुक गई। उसने झट से मुंह पर हाथ रखा ताकि चौंक कर कुछ बोल न जाए। चूफे की मुस्कान में घमंड के साथ एक शैतानी झलक थी, कमजोरी या दर्द का कोई नामो निशान नहीं। वो फिर नाटक कर रहा था। चूफे किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं था। कोई चारा न देखकर पूरा परिवार उसे मनाने में लग गया, लेकिन उसने कहा थका हूं, सोना है। चूफे को सोते देखकर चू फैमिली के लोग आखिरकार बाहर आए। बड़ी दीदी इतनी देर से कहाँ थीं? कहाँ गई थीं? चूशी युए ने पूछा। चूफे के साथ स्कूल में इतनी बड़ी बात हो गई थी, चाहे कितने भी काम हो, चू फैमिली का हर कोई वापस आ गया था। बड़ी दीदी पहले ऐसी ही होती थी, लेकिन आज वो कुछ अलग थीं। चू जुनलान ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। चूवन से मिलने गई थी। ये सुनकर सब जम गए। फिर उससे मिलने क्यों गई? उसमें देखने को क्या है? चूशी युए ने मुंह बनाते हुए असंतोष से कहा। बड़ी दीदी दिन में उससे मिलकर आई थीं और अब रात को फिर गईं। चूशी युए को सच में समझ नहीं आ रहा था कि चू रूहान नीचे आई और फिक्र से पूछा, चूवन कैसा है? स्कूल में एडजस्ट हो रहा है? चू ग्वान और लियू रू सोफे पर बैठ गए। कमरे में घुटन से छा गई। चूवन के बारे में उनके मन में उलझे हुए फीलिंग्स थीं, गिल्ट भी, लेकिन सालों से जमी हुई नफरत से भी पूरी तरह नहीं निकल पाए थे। चूवन के शरीर पर अनगिनत जख्मों की याद आते ही चूजुन लान की आंखें फिर भर आईं। ये सुनकर लियू रू भी घबरा गई। क्या हुआ? चूवन स्कूल में ठीक नहीं है? काफी देर बाद चूजुन लान ने कहा, मैंने देखा उसके पूरे शरीर पर जख्म है। ये सुनकर सब हिल गए। सच में जख्म है? लियू रू ने हैरानी से पूछा। असल में चूफई ने कहा था कि उसने पुलिस को रिश्वत दी है। चू फैमिली के सभी लोगों ने बेसाख्ता यही मान लिया। आखिर चूवन का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड तो था ही। शक भरे उसके शब्द सुनकर चूजुन लान की आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। अब उसे समझ आया कि चूवन घर की बजाय डॉर्म में रहना क्यों चाहता था। इस घर में कोई उस पर यकीन नहीं करता। इतने जख्म होने के बावजूद, इतनी तकलीफ भरी जिंदगी के बावजूद कोई नहीं माना। जब भी चू फेग ने कहा वो बुरा है, चू फैमिली के सभी लोगों ने बिना सोचे मान लिया कि वही गुनहगार है। उस पल चू जुनलान को पहली बार चूवन की बेबसी का एहसास हुआ। वो फीलिंग जब तुम पूरी कोशिश करो लेकिन कोई यकीन न करे। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी इन सालों में उसने ये सब कैसे झेला। वो भी इतना छोटा है, कोई हैरानी नहीं कि इतना डरा सहमा और शर्मीला हो गया। इतने जख्म थे जो किसी को पता नहीं थे, क्योंकि उसे डर था बताने पर भी किसी को यकीन नहीं होगा और उल्टा और डांट पड़ेगी। दूसरी बहन चू रूहान भी घबरा गई। तीनों बहनों में बड़ी दीदी सबसे शांत और मजबूत थीं। बहुत लंबे अरसे के बाद उसने बड़ी दीदी को रोते देखा था। चूवन को स्कूल में रहना पसंद नहीं? चू रूहान ने फिक्र से पूछा। ये सुनकर चूशी युए की आंखें घूम गईं। खुद ही डॉर्म में रहने की जिद की और अब स्कूल में नहीं रहना? क्या हम उसकी हर बात मानते रहेंगे? ये सुनते ही चूजुन लान की नजरें अचानक सख्त हो गईं। उसने चूशी युए को भौएं चढ़ाकर देखा। चूवन हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारा छोटा भाई, वो बेटा जिसे मॉम ने 10 महीने अपने अंदर पाला। वो अपने घर वापस आना चाहता है। क्या उसे किसी से परमिशन लेनी होगी? चूशी युए चौंक गई। पहले भी ऐसी बातें कही गई थीं लेकिन बड़ी दीदी का इस बार का रिएक्शन उम्मीद से परे था। चूशी युए ने मुंह फुलाया। बड़ी दीदी के सीरियस लहजे से वो थोड़ी नाराज हुई, मुंह से निकल ही गया, मेरा ऐसा कोई छोटा भाई नहीं है। यहाँ तक कि चूगवान भी चूजुन लान के अचानक से गुस्से से चौंक गए। चूशी युए का गाल पल भर में लाल हो गया। वो अनबिलीव से चूजुन लान को देखने लगी। आंखें झट से आंसुओं से भर गईं। बड़ी दीदी, तुमने मुझे मारा?
चूजुन लान ने अपनी सबसे छोटी बहन की हालत देखकर भी अपना मन नहीं पसीजने दिया। सख्त चेहरे से बोली, दोबारा ऐसी बात मुंह से मत निकालना। किस हक से? थप्पड़ खाने के बाद चूशी युए चिल्लाई, चूवन कैसा इंसान है क्या तुम नहीं जानती? अगर वो आधा भी चूफेंग जैसा होता तो मैं उसे नकारती नहीं। इन सालों में जो उसने किया क्या सब भूल गई? चूजुन लान ने ठंडे लहजे में कहा, किस आधार पर मान लिया कि वो सब उसी ने किया? कोई सबूत है? चूफेंग ने अपनी आंखों से देखा, और क्या सबूत चाहिए? चूशी युए चीखी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बड़ी दीदी ने उस हरामजादे चूवन की वजह से उसे मारा। चूफेंग चूफेंग, क्या चूफेंग की हर बात सच है? चूजुन लान ने सर्द लहजे में कहा, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सब चूफेंग का झूठ भी हो सकता है? नामुमकिन है। चूशी युए ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, चूफेंग जैसा अच्छा इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। चूशी युए ने निराशा से उसे देखा, चूवन ने तुम्हें कौन सा जादू कर दिया जो इस तरह उसका बचाव कर रही हो? वैसे अगर वो वापस आना चाहे तो मैं सबसे पहले मना करूंगी। चूजुल्लान ने गहरी सांस ली और दर्द से बोली, वो वापस नहीं आना चाहता। क्यों? चूरूहान से रहा नहीं गया। चूजुल्लान चुप रही। उसे नहीं पता कहाँ से शुरू करे, क्योंकि वो जो भी कहे चू फैमिली के लोग यही मानते हैं कि चूवन की कोई ना कोई चाल है। चूरूहान बेचैन हो गई। बड़ी दीदी, अभी आपने कहा चूवन के शरीर पर बहुत जख्म है, क्या ये सच है? चूजुल्लान ने सिर हिलाया। सच है। चूवन ने खुद शर्ट उठाकर वो निशान दिखाए, घने, देखने में रूह कंपकपा देने वाले। जब से हमने चूफेंग को अडॉप्ट किया, चूफेंग लोगों को बुलाकर उसे पिटवाता रहा है। 8 साल हो गए। पिछले 8 सालों से चूफेंग चूफेंग की मार के साय में जी रहा है। ये सुनकर सबकी सांसें रुक गईं। शायद चूशी युए ने सबसे पहले एतराज किया। चूगवान भी बेचैन हो गए। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? ये सब चूफेंग का किया हुआ कैसे हो सकता है? लियू रू भी ना रह सकी। क्या चूवन को गलतफहमी हुई होगी? 8 साल पहले चूफेंग सिर्फ 8 साल का था। चूरूहान ने हिचकिचाते हुए कहा। चूफेंग ने कहा उसने पुलिस को रिश्वत दी है। उसे कभी यकीन नहीं करना था कि चूफेंग ऐसा कर सकता है। वो ज्यादा मानने को तैयार थी कि चूवन ने पुलिस को रिश्वत दी, जिससे बड़ी दीदी को चूफेंग के बारे में गलतफहमी हुई। चूजुन लान ने अचानक कहा, चूवन जब 8 साल का हुआ तभी से हमने उसे पैसे देने बंद कर दिए। बाहर वो अपनी पहचान भी जाहिर नहीं कर सकता था। ना उसके पास पावर है, न कोई रसूख। किससे और क्या रिश्वत देता? ये सुनकर सब चुप हो गए। सब डेस्परेटली चाहते थे कि चूफेंग बेदाग साबित हो, कि चूवन ने रिश्वत देकर झूठे सबूत बनाए। इसीलिए कोई इन व्यावहारिक प्रश्नों के बारे में सोचना नहीं चाहता था। ल्यूरू को हमेशा लगता था कि वो सर्वेलेंस क्लिप्स, वीडियोस और फोटोज सब एडिटेड है। उसने कभी मानना नहीं चाहा कि चूफेंग सच में ऐसा कर सकता है। लेकिन अब सच उसके सामने था। न मानने का कोई रास्ता नहीं था। चूवन के बारे में सोचकर उसका दिल टूट गया। इतने जख्म थे, हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो जानता था, चाहे कुछ भी कहे कोई यकीन नहीं करेगा। शुरू से ही हम चूफेंग पर बिना शर्त विश्वास करते रहे। चूजुनलान का मन अपराध बोध से भरा था। बिजनेस की दुनिया में वो कितनी समझदार और शांत थी, लेकिन न जाने क्यों घर में इतनी अंधी हो गई। मैं उसके डॉर्म में गई थी, वहाँ कुछ नहीं था, लगभग स्टोरेज रूम जैसा। हालांकि वो डॉर्म थोड़ा बड़ा है, स्टोरेज रूम से काफ़ी बड़ा है। स्कूल में कोई उसे डांटता नहीं, कोई उसके साथ बुरा नहीं करता। मैं उसे घर लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। चूजुनलान रुक रुक कर बोली, सब हमारी गलती है, हमने उसे बहुत तकलीफ दी। वापस आने से पहले मैं उनके पुराने स्कूल गई और वहाँ पूछा, चूफेंग सच में हमेशा से उसे बुली करता रहा है। अब किसी के पास ऐतराज़ के लिए शब्द नहीं थे। वो नहीं मानना चाहते थे कि चूफेंग ऐसा इंसान है, लेकिन सब चूजुनलान का स्वभाव जानते थे। जब तक पूरा यकीन न हो, वो इस तरह नहीं बोलती। चूजुनलान ने अचानक कहा, अभी जब चूफेंग को हार्ट अटैक आया तो मॉम उसे गले लगाए हुए थी। मैं ठीक दरवाजे पर थी, मैंने देखा, वो मुस्कुरा रहा था। लियूरू ने हैरानी से सांस ली और मुंह पर हाथ रख लिया। ये कैसे हो सकता है? चुगवान ने माथे पर बल डाले, क्या तुमने गलत देखा? चूजुनलान ने दृढ़ता से कहा, मैंने बिल्कुल साफ देखा, वो सच में मुस्कुरा रहा था। बड़ी घमंड भरी मुस्कान थी और उस घमंड में एक शैतानी झलक थी। मेनिशियस, यही एक शब्द उस मुस्कान के लिए सबसे सही है। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। सबके मन में भावनाओं का तूफान था। उसी खामोशी में चू शी युए अचानक रोते हुए बोली, क्या सबको भूल गया? हम तीनों बहनों की जान चू फेंग ने बचाई थी, ये सब भूल गए। ये सुनते ही सब फिर चुप हो गए। चू फेंग को बचपन से इतना प्यार देने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो आज्ञाकारी और कोमल था, बल्कि बहुत छोटी उम्र में उसने अपनी कमजोर काया से तीनों की जान बचाई थी। चू फेंग ने उनकी जानें बचाई थी। चाहे उसने कुछ भी किया हो, ये एक ऐसा सच था जो बदला नहीं जा सकता था। उन्हें चू फेंग की जान की कीमत चुकानी थी। उन्हें बचाने की वजह से ही चू फेंग का शरीर इतना कमजोर हो गया था। अगले दिन चू वेन ने आराम से कंप्यूटर चालू किया। जैसी उम्मीद थी, जो स्टॉक खरीदा था वो आसमान छू रहा था। कैपिटल कई दर्जन गुना बढ़ गई थी। चू वेन ने कैलेंडर देखा। 2 दिन और। 2 दिन बाद ये स्टॉक धड़ाम से गिर जाएगा। उससे पहले बेच देगा, अंदाजा था कम से कम 5 लाख बनेंगे। कंप्यूटर बंद ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चू फेंग, एकदम वक्त पर, हाथ में एक नफीस सूट था। चू वैन ने दरवाजा खोला और चू फेंग के हाथ में सूट देखा। स्टाइल और फैब्रिक वही थे जो पिछले जन्म के सूट में थे।
चू फेंग ने अपना हमेशा वाला घमंडी अंदाज छोड़ दिया। चेहरे पर एक कोमल मुस्कान भी थी। दोनों हाथों से सूट आगे बढ़ाया। पहले जो हुआ सब मेरी गलती थी। ये सूट इस साल का लेटेस्ट मॉडल नहीं है, लेकिन डिजाइनर यून का बनाया हुआ है। ये लो, समझो ये मेरी माफी का तोहफा है। डिजाइनर यून? चू वेन ने अनजान बनते हुए पूछा। चू फेंग के होंठों पर बेसाख्ता एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। इसे डिजाइनर यून का भी पता नहीं। उसने जल्दी से आंखों में आई हिकारत छुपाई और नरमी से बोला, हाँ, डिजाइनर यून हमारे देश के सबसे मशहूर डिजाइनर हैं। उनसे कपड़े डिजाइन करवाना आसान नहीं होता। ये पिछले साल डैड ने मेरे बर्थडे पर उनसे खास ऑर्डर करके बनवाया था। कई लाख का है। देखो, यहाँ डिजाइन नंबर भी है। मैंने इसे सिर्फ एक बार पहना है, दिल नहीं किया ज्यादा पहनने का। चू फेंग की आवाज में घमंड छुपाए नहीं छुप रहा था। उनका एक एक कपड़ा कई लाख का होता है। और चू वेन को देखो, स्कूल यूनिफॉर्म में है। उसकी वार्डरोब में बस कुछ जोड़ी कपड़े हैं जो धुल धुल कर रंग खो चुके हैं। मुझसे क्या तुलना करेगा? चू वेन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर कपड़े लिए और ध्यान से हेम पर कढ़ी हुई नंबर देखी। डिजाइनर यून का नाम उसने सुना था। कहा जाता है कि वो हर कपड़े पर एक खास तरीके से एक यूनिक नंबर कढ़वाते हैं, ताकि नकल न बन सके। उनका हर कपड़ा दुनिया में बस एक ही होता है। चू वेन ने हल्की हैरानी से कहा, तो यही है वो लेजेंडरी डिजाइनर यून का बनाया हुआ कपड़ा? उसके इस एक्सप्रेशन से चू फेंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बड़े भाई को पसंद आया तो मुझे तसल्ली हुई। कपड़े चू वेन के हाथ में देने के बाद चू फेंग ने बेचैनी से एक हिदायत जोड़ी। ये सूट पहनकर तुम बहुत अच्छे लगोगे। आज रात मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर पहन कर आना। 16 साल के हो गए हो, अब हाई सोसाइटी के लोगों से मिलने जुलने का वक्त है। चू वेन ने सिर हिलाया। चू फेंग राहत की सांस लेता हुआ चला गया। जाते जाते एक इनविटेशन भी दे गया, कहीं अंदर न जा पाए इसलिए। चू फेंग के पीठ मुड़ते ही चू वेन की आंखों में एकदम ठंडी चमक आ गई। रात हो गई। दिन भर स्कूल के बाद चू वेन ने चू फेंग का लाया हुआ सूट पहना और तियानफू होटल की तरफ निकल पड़ा। तियानफू होटल स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। अभी तक पैसे नहीं निकाल पाया था, इसलिए चू वेन के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उनसे बस पकड़ी। बस में चढ़ते ही सबकी नजरें उस पर टिक गईं। महंगा सूट इस माहौल में बिल्कुल बेमेल लग रहा था। चू वेन ने किसी की परवाह नहीं की। आराम से एक सीट पर बैठ गया और आंखें मूंद ली। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आज रात एक अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। अभी एनर्जी बचा कर रखनी है। बस तियानफू होटल के पास वाले स्टॉप पर रुकी। चू वेन उतरा और 2 ही कदम चला था कि पीछे से चू जुनलान की आवाज आई। चू वेन ने मुड़कर देखा। बुरी किस्मत, यहाँ भी चू फैमिली से सामना। चू फेंग को छोड़कर बाकी सब चू वेन के पीछे थे। सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। चू फेंग की बर्थडे पार्टी में आ रहे हो? चू जुनलान ने पहले पूछा। चू वेन ने शांति से हाँ में जवाब दिया। सबने चू वेन के हाथ में इनविटेशन देखा और एक दूसरे को हैरानी से देखा। पिछले सालों में चू वेन कभी चू फेंग की बर्थडे पार्टी में नहीं गया था और चू फेंग भी नहीं चाहता था कि वो जाए। तो इस साल चू वेन क्यों आया और हाथ में इनविटेशन भी है? ये इनविटेशन चू फेंग ने दिया? चू जुनलान ने फिर पूछा। चू रहूहान ने अभी अभी गई बस की तरफ देखा और हैरानी से पूछा, बस से आए हो? चू वेन ने उसे उदासीनता से देखा और फिर सिर हिला दिया। सब चुप हो गए। हर किसी के पास अपनी गाड़ी थी। चू फेंग अभी नाबालिग था, फिर भी उसके पास स्पोर्ट्स कार थी। चू वेन चू फैमिली का असली यंग मास्टर था और वो बस से आया। चू वेन के सूट को देखकर चू ग्वान की नजर उलझ गई। ये सूट उन्होंने खुद पिछले साल डिजाइनर यून से चू फेंग के 15वें बर्थडे पर बनवाया था। उस वक्त चू फेंग को इतना पसंद था कि पहनने का भी दिल नहीं किया था, लेकिन चू वेन पर भी अच्छा लग रहा था। जरूर ये चू फेंग का चू वेन को माफी का तोहफा है। चू फेंग इतना कीमती सूट दे सकता है, मतलब उसके दिल में पश्चाताप है। उसे एक और मौका देना चाहिए। लियू रुआ आगे बढ़कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चू वेन बिना पीछे देखे होटल के अंदर चला गया। चू ग्वान ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाकर बात करते हैं। भले ही वो ये सच मानने को तैयार नहीं थे कि चू फेंग ने 8 साल तक चू वेन को बुली किया, लेकिन चू वेन के प्रति उनके मन में गिल्ट जरूर था। बैंक्वेट हॉल में कदम रखते ही काफी लोग आ चुके थे। चू फैमिली की एंट्री होते ही सबकी नजरें उन पर आ गईं। 3 दिन पहले अपने बर्थडे पर बर्थडे केक चाहने की वजह से पूरे परिवार ने उसे डांटा और मजाक उड़ाया। 3 दिन बाद चू फेई के बर्थडे पर नानसिंग के सबसे अच्छे होटल में पार्टी है। सभी रसूखदार लोगों को बुलाया गया है। जो नहीं जानते वो सोचते चू फेई असली बेटा है और चू वेन कहीं से उठाकर लाया गया है। तय वक्त पर होस्ट की भारी भरकम आवाज के बीच चू फेई नमूदार हुआ। महंगा हाई एंड फॉर्मल सूट पहने एक प्रिंस की तरह धीरे धीरे सबकी नजरों के बीच बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुआ। हॉल में घुसते ही चू फेई की नजरें तेजी से चारों तरफ दौड़ी। जब कोने में बैठे चू वेन पर नजर पड़ी तो चू फेई की आंखें चमकी और वो राहत से भर गया। चू फेई ने मन में तिरस्कार से सोचा, क्या सच में सोचता है कि मेरी बर्थडे पार्टी में ध्यान खींच लेगा और मॉम डैड इसे हाई सोसाइटी के लोगों से मिलवाएंगे? ये मुमकिन नहीं। चू फेई सीधे चू वेन की तरफ बढ़ा। अब और इंतजार नहीं हो सकता। कल की घटना के बाद चू फेई साफ महसूस कर सकता था कि लोग उसे अलग नजरों से देख रहे हैं। ये नजर उसे पसंद नहीं थी। अपनी ही बर्थडे पार्टी पर ऐसी नजरें बर्दाश्त नहीं होंगी। पासा पलटना होगा। चू फेई की दिशा देखकर सबकी आंखों में हल्की हैरानी आई।
जैसे जैसे सबकी नजरें चू फेई के पीछे गईं, उन्हें कोने में अकेला बैठा चू वेन दिखा। फोन देखते हुए खाना खा रहा था। चू वेन का खूबसूरत चेहरा देखते ही सबको कल की लाइव स्ट्रीम याद आ गई। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद उसका कंटेंट एलीट इलाकों में फैल गया था। कहा जा सकता है कि हाई सोसाइटी के ज्यादातर लोगों ने कल रात वो वीडियो देखी थी। सब आपस में फुसफुसाने लगे। देखो वो, वही है चू फैमिली का असली यंग मास्टर। कल चू वेन का स्कूल वाला वीडियो देखा? नहीं देखा, कल बहुत बिजी था। मुझे तो हमेशा लगता था चू फेई ही इकलौता यंग मास्टर है। ये नहीं पता था कि वो एडॉप्टेड है। उस कोने में बैठा वो लड़का वही है असली यंग मास्टर चू वेन। सच में, मुझे याद है चू फैमिली के यंग मास्टर का नाम चू फेई नहीं था पहले। अजीब बात है, चू फैमिली ने अपने असली यंग मास्टर को कोने में बिठाया हुआ है। सबकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन इतने लोग एक साथ बात कर रहे थे कि चू फेई के कानों तक पहुंची गई। चू फेई ने मन में मुट्ठियां भींच ली। वो जानता था ये लोग चुगलखोर है, लेकिन अभी तुरंत पासा पलटना होगा। अपनी ही बर्थडे पार्टी पर कोई उसे बदनाम करे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। चू फैमिली के लोगों ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है और झट से चू फेई के पास आ गए। लियू रुआ ने जल्दी से चू फेई को दिलासा दिया, इनकी बकवास पर ध्यान मत दो। आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम ही मेन कैरेक्टर हो। अगर चू फेई अभी गुस्से में बीमार पड़ गया तो पूरी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। चू गुआन ने भी जल्दी से कहा, चू फेई आज कुछ मत सोचो, बस मेन कैरेक्टर की तरह एंजॉय करो। पूरे परिवार में सिर्फ चू जुनलान चू फेई को दिलासा देने नहीं आई, बल्कि वो चू वैन की तरफ बढ़ चली। चू फेई ने चू जुनलान की पीठ देखी, आंखों में नफरत की एक लहर उठी। उसने मुस्कान लगाई और सबसे कहा, डैड, मॉम, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, मैं ठीक हूँ, बस अपने बड़े भाई से कुछ पूछना था। उसकी नज़र के पीछे चू फैमिली के लोगों ने भी चू वैन को कोने में बैठा देखा। न जाने क्यों सबको अचानक एक अनहोनी की आशंका हुई। बेसाख्ता चू फेई को रोकना चाहा, लेकिन चू फेई बिना एक लफ्ज बोले आगे बढ़ चुका था। चू जुनलान एक कदम पहले चू वैन के पास पहुंची। चू वैन ने किसी को आते देखा तो फोन बंद किया, साथ में स्टॉक वाली स्क्रीन भी गायब हो गई। चू जुनलान ने पास आते ही फौरन पूछा, चू वैन, ये सूट कहाँ से आया? चू वैन ने एक भाव उठाई। अगर कहूँ चू फेंग ने दिया तो मानोगी? उसे लगा था चू जुनलान कुछ ताने मारेगी, लेकिन चू जुनलान ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। चू जुनलान ने झुककर सबकी नजरों को रोका और दबी आवाज में पूछा, जब चू फेई ने कपड़े दिए तब वहां कोई और था? चू वैन ने हैरानी से उसे देखा। इसका मतलब क्या है? क्या इसे शक है कि चू फेई कुछ गड़बड़ करेगा? चू फेई तो उनकी नज़र में हमेशा से सबसे परफेक्ट इंसान था। चू वैन ने होंठ भींचे और जवाब नहीं दिया। चू जुनलान बेचैन हो गई। जल्दी बताओ। उसने चू वैन को ऊपर से नीचे देखा। सिर्फ यही सूट कीमती था और सिर्फ इसी का चू फेई से कोई ताल्लुक था। चू फेई ने हॉल में घुसते ही सीधे चू वैन की तरफ रुख किया। ये उसके हमेशा के तरीके से बिल्कुल अलग था। पहले कभी चू वैन को अपनी बर्थडे पार्टी में आने नहीं दिया, फिर इस बार खुद उसे ढूंढकर सबके सामने क्यों बुलाया? बेसाख्ता उसे लगा कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए पहले चू वैन के पास आई। चू वैन ने भौं उठाई और जानते हुए भी पूछा, चू फैमिली की बड़ी बहन, इतनी जल्दी क्यों? चू जुनलान ने दांत भींचे। उसे पता नहीं था चू वैन को क्या जवाब दे। बस वो पलटी और चू फेई की तरफ चल दी। चू जुनलान ने तेज कदमों से आते चू फेई को आवाज दी, चलो उस तरफ देखते हैं, अभी भी बहुत मेहमान इंतजार कर रहे हैं। चू जुनलान ने चू फेई का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले जाना चाहा। बेसाख्ता वो नहीं चाहती थी कि चू फेई और चू वैन आमने सामने हो। चू वैन चू फेई के हाथों 8 साल से तकलीफ उठा रहा था। कल जब से उसने लियू रुआ की बाहों में चू फेई को मुस्कुराते देखा था, चू जुनलान के अंदर कुछ बदल गया था। चू फेई ने धीरे से चू जुनलान का हाथ हटाया। चेहरे पर वही गर्म और कोमल मुस्कान थी, जैसे पहले वाला सौम्य यंग मास्टर हो। बड़ी दीदी, बस अपने बड़े भाई से बात करनी है, इतना टेंशन मत लो। ये कहकर चू फेई ने चू वैन की तरफ कदम तेज कर दिए। चू वैन ने उसकी ये बेताबी देखकर मन में हंसी आई। आखिर 16 साल का लड़का ही है। वो बेचैनी, वो जल्दबाजी, 24 साल की उम्र में पिछले जन्म में जो सुकून था उसका नामो निशान नहीं। चू फई की कद काठी कमजोर नहीं थी। 16 साल में ही चू जुनलान से ऊंचा था। चू जुनलान हाई हील्स पहने थी, फिर भी उसके पीछे नहीं पहुंच सकती थी। चू फैमिली के बाकी लोग भी चू फई के पीछे पीछे चू वैन की तरफ चल पड़े। एक जमघट सा बन गया। ये नज़ारा हॉल में मौजूद सबकी नज़र खींच गया। चू फई चू वैन के सामने आ गया। वही बेगुनाह एक्सप्रेशन लगाया, मासूमियत से पूछा, भाई चू वैन, मेरी वार्डरोब से एक सूट गायब है। वो सूट जो डिज़ाइनर यून ने पिछले साल मेरे बर्थडे पर बनवाया था। मैंने उसे हमेशा बड़े प्यार से रखा था, पहनने का भी दिल नहीं होता था। ये सुनते ही सबको कुछ गड़बड़ लगा। कल की वीडियो में कैमरे ने गलती से चूवन के जूते पकड़ लिए थे। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन जूते भले ही साफ थे, बहुत पुराने थे। अगर चू जुनलान ने खुद न माना होता तो कोई यकीन नहीं करता कि इतने साधारण कपड़ों वाला शख्स चू फैमिली का यंग मास्टर है। जो सूट उसने पहना है वो सस्ता नहीं लगता, और जूते इतने पुराने। इतना महंगा सूट कहाँ से आया? चू फेई ने चूवन के सूट को देखा, संदेह का नाटक करते हुए बोला, भाई चूवन, तुमने जो सूट पहना है और मेरा जो गायब हुआ है, दोनों लगभग एक जैसे हैं। ये सुनते ही आसपास खलबली मच गई। चू फेई के कपड़े गायब हुए और वो चूवन पर हैं। आखिर क्या माजरा है? सोचने की जरूरत नहीं थी, सब समझ गए। चूगवान और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा। ये क्या हो रहा है? उन्हें तो लगा था ये सूट चू फेई का चूवन को तोहफा था,
लेकिन चूवन इन दिनों दौम में था, घर नहीं आया। तो कपड़े कब लिए? वो दिमाग खपाते रहे, लेकिन ये नहीं सोचा कि चू फेई के एक जुमले से वो पहले ही बिना शर्त उस पर यकीन कर चुके थे। मान लिया कि सूट चू वन ने चुराया। यही वजह थी कि चू वन ने कभी उन्हें कुछ नहीं बताया, जैसे चू फेई ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। चू फेई जो भी बोले वो बिना सोचे मान लेते। बस इस बार चू जुनलान पहले जैसी अंधी नहीं थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी उसे पूरा यकीन था चू वन ऐसा नहीं कर सकता। सबकी नज़रों में चू वन की पहचान अब जाहिर हो चुकी थी। इस तरह की घटिया चाल चलने की उसे ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा हॉल में आने के बाद से वो चुपचाप कोने में बैठा था। चू फेई की लाइमलाइट छीनने का कोई इरादा नहीं दिखा। हॉल में सब फुसफुसाने लगे, एक जैसे, क्या चूवन पर जो सूट है वो चूफे का चुराया हुआ है? सब जानते थे कि डिजाइनर यून के डिजाइन्स दुनिया में एक ही होते हैं। बिल्कुल एक जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या बुरी बात है? वो चू फैमिली का असली यंग मास्टर है। क्या सच में ऐसा करेगा? तुम नहीं जानते, भले ही असली यंग मास्टर है, लेकिन चू फैमिली उसे कुछ समझती नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या वो उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है? अपने सगे बेटे को छोड़कर अडॉप्टेड बेटे पर इतना डोट करते हैं, वरना हम इस यंग मास्टर के बारे में कभी नहीं जानते थे। जरूर चू फैमिली ने छुपा कर रखा था। चू फैमिली क्या सोचती है पता नहीं, सगा बेटा तो अडॉप्टेड से अच्छा होता है, लेकिन ये कपड़े चुराए, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसीलिए छुपाया होगा। हाँ, कपड़े चुराना कितनी शर्मनाक बात है। भीड़ की धीमी धीमी बातें सुनकर चू वन ने दिलचस्पी से चू फई को देखा। सबकी नजरों में सीधे देखते हुए साफ बोला, चू फई, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने ये सूट चुराया? चू फई और बाकी चू फैमिली के माथे पर शिकने आ गईं। अभी चू फई ने सिर्फ कहा था कि दोनों एक जैसे हैं, सीधे नहीं कहा था कि चुराया। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता था कि नकली है, माफी मांगकर हर्जाना दे सकता था। लेकिन अगर इसे चोरी के रूप में डिफाइन किया जाए तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। ये सूट कई लाख का था। अगर ये मामला बड़ा हो गया और चू वन पर थेफ्ट का इल्जाम लगा तो जेल जाना पड़ेगा। चू फई ने जल्दी से होश संभाला, अपनी बेहिसाब खुशी दबाई, मुंह के उठते कोनों को रोका, दिल टूटने का नाटक करते हुए बोला, भाई चूवन, तुमने ये किया। अगर फॉर्मल सूट नहीं था तो मॉम डैड को बताते, वो जरूर दिला देते। मुझे पता है तुम्हें मेरी चीजें पसंद हैं। ये सूट मैंने पिछले साल बर्थडे पर पहना था, वरना वो भी दे देता। बस दो छोटे जुमलों में चू फे ने इतनी बातें कह दी। चू वन को उसकी चीजें लेने की आदत है। चू वन ने चू फे का पहना हुआ सूट चुराया। चू वन को उसकी चीजें लेने की आदत है या नहीं, ये किसी को नहीं पता, लेकिन फॉर्मल सूट आमतौर पर एक बार ही पहना जाता है। चू फैमिली का डिस्टिंग्विश्ड यंग मास्टर, और वो किसी का पुराना सूट चुराए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। पल भर में सबकी बातों का रुख बदल गया। कोई हैरानी नहीं कि चू फैमिली ने उसे छुपा कर रखा। ऐसी नाक कटाने वाली औलाद होती तो मैं भी बाहर नहीं आने देता। हाँ, पहले से उसे अबैंडन बेटा मान चुके थे, अब ये भी हो गया। अगर अभी उसका साथ दिया तो चू फेई की जरूर तौहीन होगी। चू जुनलान से और देखा नहीं गया। वो आगे बढ़कर चू वन के सामने खड़ी हो गई और बेचैनी से बोली, चू फेई, यहाँ जरूर कोई गलत फहमी है। चू वन चोरी करने वाला नहीं है। एक बार सोचो, क्या ये सूट तुमने चू वन को दिया था? आखिर में चू जुनलान की आवाज लगभग गिड़गिड़ाहट में बदल गई। बस चू फे ये कह दे कि उसे गलत फहमी हुई, कि ये सूट उसी ने दिया था, तो दोनों बच जाएंगे। चू फैमिली और चू फे सब चू जुनलान को डिसबिलीफ से देखने लगे। इस सिचुएशन में चूवन का साथ, अगर चू फे अभी मान ले कि गलती हुई तो सबकी नज़र में वो पेटी लगेगा, और कल के घटना के बाद ये और भी बुरा होगा। तो आगे चू फे हाई सोसाइटी में कैसे जिएगा? चू वन को भी हैरानी हुई। वो एक बार फिर उसके लिए बोली। चू वन की आंखें झटपट वापस ठंडी हो गईं। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। चू फेई ने जल्दी से खुद को संभाला, गहरी सांस ली और चू जुनलान की आंखों में घूर कर देखा। बड़ी दीदी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? चू जुनलान ने उसकी आंखों से नजरें चुराने की कोशिश की। वो भी उसका छोटा भाई था, जिसे उसने 8 साल से दुलारा था। उसकी जान भी उसने ही बचाई थी। चू जुनलान बेसाख्ता नहीं चाहती थी कि चू फेई तकलीफ पाए, लेकिन चू वन भी उसका छोटा भाई था। और चू वन ने इन सालों में जो झेला था, ये जानने के बाद चू जुनलान को एक एहसास हुआ, चू वन की हिफाजत बहुत कम हुई, बहुत ज्यादा कम हुई।